बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े, इबादतें? हम नावल पढ़ रहे हैं तेरे प्यार की खुशबू। इसके 5 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। आज हम इसका छठा पार्ट स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें कि आपको कौन सी स्टोरी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसमें मल्टी कपल्स की स्टोरी है, तो मुझे बताएं आपको कौन सी ज़्यादा स्टोरी अच्छी लग रही है। आज 6 पार्ट में हमने रेहान शेख की जो माजी था उस पे उसको हम वो करेंगे, पढ़ेंगे। देखते हैं क्या हुआ था जिसकी वजह से जो आफरीदी है वो वो रिवेंज पे आ गया है। उसकी बेटी से उसने वो बदला लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तेरे प्यार की खुशबू का पार्ट 6। ये लिखा है कमरोज शेख ने। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। शहला अफरीदी आपको सर जावेद लाइब्रेरी में बुला रहे हैं। किसी स्टूडेंट ने आकर कहा, जी बेहतर। वो अपना बैग कंधे पर लटकाए सीने पर फाइल रखे खड़ी हो गई थी। आज उससे फैसला कर ही लिया था कि वो यूनिवर्सिटी छोड़कर चली जाएगी। यहाँ इस जैसी खौफजदा डरपोक लड़कियों की कोई जगह नहीं थी। वो अपनी इज्जत आबरू को इन 4 माह के अरसे में सींध कर रखती चली आई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके साफ शफाफ किरदार पर मामूली सी गंदगी की छींट भी आए। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो यहाँ से चली ही जाएगी। इसी में उसकी बेहतरी थी और उम्र भर की भलाई भी। मगर तकदीर जो इसके लिए सोच बैठी थी वो उसके लिए किसी क़यामत से कम भी नहीं था। उसकी साफ सुथरी ज़िंदगी यूं उससे मजाक कर जाएगी, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। वो सब सामान समेट कर जा रही थी। ड्राइवर भी उसका आने वाला ही था। सर जावेद के बुलावे पर उसे कोफ सी होने लगी थी। इरादा तो यही था कि मत जाए। दिमाग की ख़तरे की घंटियां भी यही ऐलान कर रही थी, मगर दिल ने कहा कि आखिरी बार उनकी बात सुन लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। शैला अफरीदी बेजार सी शक्ल बनाए लाइब्रेरी तक आई थी, मगर ये क्या, वहाँ तो बहुत सन्नाटा था। सर जावेद तो कहीं भी नहीं थे। सर जावेद उसने धीरे से पुकारा था, मगर आवाज़ नदारत। उसके अंदर से किसी ने चीख चीख कर कहा कि कुछ गड़बड़ है। उसने यहाँ आकर गलती कर दी थी। शहला अफरीदी तेजी से जाने के लिए मुड़ी थी, मगर उससे पहले ही किसी ने एक झटके से उसका नाजुक बाजू खींचा था कि उसकी चादर सर से सरक कर नीचे लड़क गई और फाइल बैग ज़मीन पर गिर गए थे। उसे सेकंड नहीं लगा था ये समझने में कि उसके साथ झूठ बोला गया था। छोड़ो मुझे, कोई ज़बरदस्ती उसे घसीटता हुआ अंदर लेकर जा रहा था। वो चीखती चिल्लाती रही, मगर वहाँ कोई होता तो सुनता ना। रेहान उसको जल्दी से उस रूम में ले आया था जहाँ बेशुमार पुरानी किताबें, चेयर, टेबल, जाने और कितना काट कबाड़ पड़ा हुआ था। रेहान ने उसे कमरे के अंदर बुरी तरह धक्का दिया था कि साइड में दीवार से लगी कील में उसकी चादर अटकी ही रह गई। रेहान तू पहले अंदर जा, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ कि कोई आ ना जाए। मुईद ने रेहान को अंदर किया और खुद पहरादारी के लिए खड़ा हो गया। रेहान ने अंदर से दरवाजे की कुंडी चढ़ाई और पीछे पलटकर देखने लगा तो आंखें जैसे उसके ऊपर ठहर सी गई हों। इस कदर हुस्न जैसे कायनात का सारा हुस्न उसके अंदर ही सिमट कर रह गया हो। बड़ी सी चादर में हम वक्त खुद को ढांप कर रखने वाली शहला अफरीदी इस कदर खूबसूरत और हसीन हो कि उसका अंदाज़ा नहीं था उसको। हुस्न तो रेहान ने बहुत देखा था। बस्ती बस्ती, करिया करिया, हर मुल्क की सैर की थी उसने। ढका हुस्न, बेपर्दा हुस्न भी देखा था, मगर जो हुस्न शैला अफरीदी के अंदर छुपा हुआ था वो आज बेपर्दा हो गया था। रेहान मबहूत सा होकर रह गया। उसे बेशक खुद के नफ्स पर बहुत कंट्रोल था। मोहित के चैलेंज पर उसने इतना बड़ा कदम उठा भी लिया था और हर किसी पेशेमानी भी हुई कि अपने कदम पीछे कर लेगा, मगर शैला अफरीदी की होशरबा हुस्न को देखकर उसका दिल डामाडोल हो गया था। उसकी नज़र उसके अप्सरा जैसे पेकर से होती हुई उसकी साफ शफाफ सफ़ेद सुराहीदार लंबी गर्दन पर पड़े काले तिल पर रुकी थी। फिर कुछ देर बाद उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ी हिरनी जैसी बड़ी बड़ी स्याह आंखें, जिसमें खौफ ही खौफ हिलकोरे ले रहा था। अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए उसने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखे हुए थे। वो बेतहाशा रो रही थी। खुदा के लिए मुझे जाने दो, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का वास्ता है, मुझे जाने दो। शैला अफरीदी गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। खुद को बचाने के लिए रेहान के सामने आज ही से फरियाद कर रही थी, मगर रेहान शेख अपने होशो हवास में था कब जो उसकी किसी इल्तिजा की फरियाद सुनता। वो तो उसका यूं खुला हुस्न देखकर ही दंग रह गया, जो उससे सोच में भी तसव्वुर नहीं किया था। रेहान शेख से गुनाह सरजद हो गया था। वो आगे बढ़ा था। शैला अफरीदी को एक ही जस्म में पकड़कर अपने नज़दीक खींचा था। शैला अफरीदी चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था। रेहान शेख ने इतनी बेदर्दी से उसकी निस्वानियत की धज्जियां बगेरी थीं कि मौत भी शैला अफरीदी की ज़िंदगी से पनाह मांगे। रेहान शेख ने उसका वजूद ही नहीं, उसकी रूह भी जख्मी जख्मी कर दी थी। वो रेजा रेजा हो गई थी, नाजुक कांच की तरह टूट फूट के टुकड़े हो गई थी। रिहान मुईद ने जोर जोर से दरवाज़ा बजाया था। रेहान अपने कपड़े झाड़ता उठ खड़ा हुआ। उसने ज़मीन पर लेटी बेसुध शहला अफरीदी को देखा था। रेहान जल्दी कर, सर शहबाज आ रहे हैं यहाँ शायद। मोहित हल्के से चीखा था। रेहान के चेहरे पर खौफ का साया लहराया था, क्योंकि सर शहबाज इस जामे के सबसे सख्त टीचर थे जिनके गुस्से से हर स्टूडेंट कांपता था।
वो तेज़ी से आगे बढ़ा और कील पर अटकी चादर शहला अफरीदी पर फेंकता हुआ बाहर निकला था। चल जल्दी कर। मोहित ने रेहान का हाथ पकड़ा, वहाँ से तेज़ी से निकले थे। शुक्र बच गए। मोहित ने शुक्र अदा किया। क्या यार, कहाँ तो तू हामी ही नहीं भरा था और आधा घंटा लगा दिया, मोहित ने कमीनगी से हंसते हुए कहा। रेहान के अंदर नदामत और शर्मिंदगी ने जगह ले ली थी। क्या हुआ? क्या अभी तक शहला अफरीदी के हुस्न में खोया हुआ है? मोहित ने उसकी गहरी और जामिद खामोशी नोट कर ली थी। नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं। उस वक्त रेहान शेख का फ़ोन बजने लगा था। ओके, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? मोईद ने रेहान को गौर से देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी के आसार थे। नहीं, खैरियत नहीं है, मुझे आज रात की फ़्लाइट से लंदन जाना है। वहाँ डैड की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उसने फ़ोन जेब में रखा था। यानी कि ज़िंदगी के मज़े लेकर जा रहा है। चल कोई बात नहीं, तू जा, शैला अफरीदी को मैं ही अकेला देख लूँगा। खबासत से हंसते हुए आंख मारी थी। रेहान शेख ने जाने क्यों पीछे पलट कर देखा था और फिर रुका नहीं था। यूनिवर्सिटी की हदूद से बाहर निकलता चला गया था। शैला अफरीदी को आधे घंटे बाद होश आ गया था। उसने आँख खोली तो वो वहीं थी, अभी भी उसी काट कबाड़ से भरे स्टोर रूम में जहाँ उसकी ज़िंदगी उस पर मातम कर रही थी। वो ज़िंदा है, मगर क्यों? क्यों ज़िंदा है इसी स्टोर रूम में? उसकी कब्र क्यों नहीं बन गई? वो मर क्यों नहीं गई? ज़िंदा लाश बना दिया था उसे रेहान शेख ने। उसका एतमाद, उसका गुरूर सब छीन लिया था उससे। वो बुरी तरह हिचकियों से ज़ारो कतार रो रही थी, मगर यहाँ कोई उसकी सदा, उसका बैन सुनने वाला नहीं था। वो मुश्किल अपनी चादर संभालती खड़ी हुई, दर्द से उसकी जान निकली जा रही थी। जिस्म के ज़ख्म तो जाने कब भरें, मगर उसकी रूह पर जो ज़ख्म आए थे वो तो मौत के बाद भी नहीं भर सकते थे। उसका किरदार दागदार कर दिया गया था। उसकी चादर पर बदनुमा छींटों के निशान आ गए थे जो ताउम्र रहेंगे। संभलती संभलती वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकली। उसकी ज़िंदगी अब किसी काम की नहीं थी। वो खुद से दुनिया से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही थी और फिर उसे जीने का कोई हक भी तो नहीं था। जब उसके बाप भाइयों को पता चलता तो वो खुद ही उसे ज़मीन में जिंदा दफन कर देते। उनके ख़ानदान पर कोई उंगली उठाए वो ये कभी गवारा नहीं करते। पहले उसे मारते, फिर रेहान शेख की अगली पिछली नस्ल मिटा देते। इस सरजमीन से उसके ख़ानदान का नाम और निशान मिटा देते। शहला अफरीदी ने सोच लिया था कि वो अब जिंदा नहीं रहेगी, खुद को मार लेगी। सामने से आते ट्रैलर के सामने जाकर खुद को ख़त्म करने का फैसला कर लिया था। वो उससे पहले कि आगे बढ़ती, पीछे से उसे नबीला ने खींच लिया था। शहला नबीला ने उसकी बिखरी उजड़ी हालत देखी तो दंग रह गई। उन्हें गड़बड़ का एहसास हुआ था। शहला, क्या हुआ तुम्हें? ये सब क्या है शहला? नबीला हद दर्जा परेशान हो गई थी। आंखें फटी की फटी रह गई थी। भाभी, शैला अफरीदी ने नबीला को देखा तो जो रहे सहे औसान थे वो भी जाने लगे। अक्ल खिरत सब गंवा बैठी। उनके कंधे से सर टिकाए हर शय से बेगाना होती चली गई। नबीला ने जल्दी से शैला अफरीदी को संभाला था और गाड़ी तक ले आई। अस्पताल जाने के बजाय वो उसे घर ले आई थी। वो खुद भी तो डॉक्टर थी। उसे उसके बेडरूम में लाई, जल्दी से उसका चेकअप किया। जिस बात का डर था वही हुआ। नबीला ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। अगर वो इस खानदान को नहीं जानती होती तो कब की हवेली फ़ोन कर देती। इसलिए इसने अक्लमंदी यही समझी है किसी को कुछ पता ना चले। वो बेहोश शैला अफरीदी के पास ही बैठी रही थी। जाने कितने घंटों की निगहदाश्त के बाद उसे होश आया था। नबीला तो वैसे भी उसके होश में आने का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। शैला अफरीदी के होश में आने पर वो तेज़ी से उसके पास आई थी। शहला, ये सब क्या है? उनके चेहरे पर परेशानी हवेदा थी। भाभी, उससे मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा गुरूर, मेरी इज्जत और आबरू, मेरी निस्वानियत सब मुझसे छीन लिया। मुझे बेमोल कर दिया भाभी उसने। मैं मर गई, मिट गई भाभी, फना हो गई। मेरी मौत के आने से पहले ही मुझे ज़िंदगी ने मुझे मौत का सबसे भयानक रूप, बदतरीन मौत की झलक दिखा दी है। वो नबीला को देखकर अपने दिल का हाल सुनाने लगी थी। उसका पूरा वजूद हिचकियों की ज़द में था। नबीला से उसको संभालना ही मुश्किल हो रहा था। और उससे मुझे ज़िंदा दरगोर कर दिया। भाभी, मुझे खुद से कराहियत आ रही है। आप मुझे मार दें, मुझे कहीं से जहर ला दें, मैं जीना नहीं चाहती। शैला अफरीदी नबीला के गले से लगी, बेतहाशा रो रही थी। बुरी बात मत बोलो इस तरह, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। उसके बाद वो इसके बाल सहला रही थी। उस वक्त वो गुस्से से पागल हो रही थी। नहीं भाभी, ये झूठी तसल्ली मत दे मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रेहान शेख ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। मेरा जीना मरना कोई मायने नहीं रखता। ये सोचकर वो एक बार फिर बुरी तरह रो दी थी। बस खामोश हो जाओ। नबीला ने उसका सर अपने सीने से लगाकर उसके बालों पर अपने लब रख दिए थे। ये मसला बहुत गंभीर है। ख़ानदान में अगर बात आ गई तो जो हशर वो शैला अफरीदी का करेंगे सो करेंगे, मगर उससे ज़्यादा इब्रनाक और ज़ियतनाक मौत रेहान शेख और उसके घर वालों को मिलेगी। इस मसले का अब एक ही हल निकलता है कि किसी भी तरह शैला अफरीदी की जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए। वो अगर शैला अफरीदी को इंतहा से ज़्यादा ना चाहती होती तो पहली फुर्सत में उसके भाई वलीदा अफरीदी को फ़ोन कर देती, मगर उसने ऐसा नहीं किया था। उसे बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना था, सिर्फ शैला अफरीदी की ज़िंदगी के लिए। नबीला, शहला कहाँ है? वलीदा अफरीदी, शहला अफरीदी का बड़ा भाई, जो उसे बहुत ज़्यादा चाहता था, वही उसके शौक़ को देखते हुए यहाँ हवेली से लाया था ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, अपना शौक़ पूरा कर ले। नबीला, वलीद ने एक बार फिर पुकारा। जी, कुछ कहा आपने? वो बुरी तरह चौंकी थी। क्या बात है, कहाँ खोई हुई हैं आप? सब खैरियत तो है ना? उन्होंने फिक्रमंदी से नबीला को देखा था। वो अपने से जुड़े रिश्तों के लिए नहायत केयरिंग थे। किसी को मामूली सी भी तकलीफ़ होती तो वो सबसे ज़्यादा परेशान होते थे। जी, सब खैरियत है। आपको ऐसा महसूस क्यों हुआ?
वो फ्रेश होने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके अंदर किस कदर चक्कर चल रहे थे सिर्फ वही जानती थी। आपके चेहरे से जो कि मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, क्या कोई मुश्किल केस आ गया था? नहीं, बस वैसे ही शायद मेरे सर में शदीद दर्द है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं टीवी ऑफ कर देता। वलीदा अफरीदी ने टीवी ही ऑफ कर दिया, जिसे नबीला ने सिर्फ खामोशी से देखा था। उसी वक्त उनका 15 साला बेटा वहाँ आया था और नबीला को कुछ देर देखने के बाद वलीदा अफरीदी के पास आकर बैठ गया। हाय जूनियर अफरीदी, हाउ आर यू? उन्होंने उसके गले में हाथ डाला था। या फाइन डैड। उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। जब से उसने शैला अफरीदी की ये हालत देखी थी तो उदास हो गया था। वो अपने पप्पू को बेइंतहा से ज़्यादा चाहता था। जब शैला अफरीदी खुद पर बीती जुल्म की दास्तान सुना रही थी तो वो वहीं उनके वॉशरूम में था। ये बात वो दोनों ही नहीं जानती थी। नबीला ने शैला अफरीदी को पुरसुकून होने के लिए नींद की गोली देकर सुला दिया था। उनके बेडरूम में जाने के बाद वो कितनी देर शैला अफरीदी के पास बैठा रहा, बगौर उनके खूबसूरत से चेहरे को तकता रहा था। उनकी बंद आंखों से अभी अभी आंसू निकल रहे थे, जिनसे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। अंदर ही अंदर एक लावा सा पकने लगा था, गुस्से का एक ज्वाला सा फूटने लगा था, और सब रेहान शेख के लिए था। सुबह नाश्ते की टेबल पर सिर्फ वो तीनों थे। शैला अफरीदी नहीं थी। नबीला तो सिर्फ ड्राई नाम ही नाश्ता कर रही थी। वलीदा अफरीदी ने चाय पीते हुए उसे देखा था। क्या बात है नबीला, मैं कल से आपको नोट कर रहा हूँ, कोई परेशानी है? अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर करें। नहीं, बस यूं ही। नबीला ने झूठी मुस्कुराहट अपने होंठों पर सजाई थी। नहीं नबीला, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, यकीनन कोई मसला है जिसने आपको उलझा दिया है। वलीदा अफरीदी ने चाय का कप सिर्फ सिर्फ एक सिप लेकर ही रख दिया था। नबीला ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी से सर झुका लिया। नबीला, वलीदा अफरीदी ने हौले से पुकारा था। जी। नबीला ने सर उठाकर उन्हें देखा। उसी दौरान नाश्ता करते उनके बेटे हनी ने भी नाश्ता छोड़ दिया था। नबीला ने हनी को देखा, फिर उसका नाश्ता जो यूं ही का यूं ही पड़ा वो ठंडा हो गया था। हनी, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? नबीला उसके सामने कोई बात नहीं करना चाहती थी। जाहिर सी बात है, वो भी अपनी मामा को यूं अफसर दर्द देखेगा तो कुछ नहीं खाया जाएगा। वलीदा अफरीदी ने मजाक में छेड़ा था। और एक बात तो बताइए, शहला कहाँ है? क्या आज जल्दी यूनिवर्सिटी चली गई है? वलीदा अफरीदी को उसकी कमी का शिद्दत से एहसास हुआ था। नहीं, आज वो नहीं गई, सो रही है। सो रही है? मगर क्यों? रात के खाने की टेबल पर भी नहीं थी और अभी भी हमारे साथ नाश्ते पर नहीं है। वलीद आफरीदी को हल्की सी तशवीश हुई। मुझे आपसे बात करनी थी। उनके सवाल को नज़रअंदाज किए वो बात शुरू करना चाहती थी, मगर हनी को देखकर खामोश हो गई। हनी, आप कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो बेटा? मेरा आज मूड नहीं है, आज मैं घर पर ही रहूँगा। वो नाश्ते की टेबल से खड़ा हो गया और टीवी लाउंज में जाकर रिमोट हाथ में लिए वहीं सोफे पर बैठ गया। वलीद आफरीदी ने खामोशी से उसको जाते देखा और अब तो वाकई लग रहा था कि कोई गड़बड़ है। उसने नबीला को देखा था। वलीद, इसी हफ्ते या अगले हफ्ते मेरा कज़न अमेरिका से आ रहा है। अरे ये तो खुशखबरी वाली बात है। इसमें इतनी उदास होने वाली क्या बात है? असल मौक़िफ़ ये नहीं मेरा। तो फिर क्या है? वो अपने गाल पर हाथ रखकर मेज़ से टिकाई थी। टीवी लॉन्च में बैठे हनी ने टीवी का वॉल्यूम कदरे कम कर दिया था। वह जानना चाहता था नबीला आगे क्या करेंगी। वलीद, जो बात मैं कहने जा रही हूँ आपको तसल्ली ठंडे दिल से सोचना पड़ेगा। ना सिर्फ बल्कि सुनकर गौर भी करना है। आप इतनी तमहीद क्यों बांध रही हैं? पॉइंट की बात कीजिए, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कोई मसला ज़रूर है। नबीला ने कुछ पर वलीदा अफरीदी के चेहरे को देखा, फिर एक लंबी सर्द सांस खींची थी। वलीद, मैं चाहती हूँ शैला की शादी हो जाए। ओह, मैं समझा जाने कौन सा अहम मसला डिस्कस करने जा रही हैं। इतनी सी बात थी, जनाब को अब अपनी नंद खटकने लगी है। वो मुकम्मल मजाक के मूड में था और उसका यही मजाक नबीला को गरां गुजरा था। वलीद, क्या आप सीरियस हो सकते हैं? उससे संजीदगी से कहा। ऑल राइट, मैं अब अगर आप ही बताइए कि आपके बाहर से आने वाले कज़न और शैला की शादी, ये दोनों अलग अलग मसले हैं, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अब शैला की शादी उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद हो जाएगी। अब उलझने की बारी वलीदा अफरीदी की थी। वो सीधा होकर बैठा था। वलीद, मैं चाहती हूँ शैला की शादी मेरी कज़न से हो। व्हाट? आपको कुछ इल्म है आप क्या कह रही हैं? तो इसमें गलत क्या है? तो फिर आप ही बता दें कि इसमें सही बात क्या है। वलीद, प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? अगर शैला की शादी मेरी कज़न से होती है तो इसमें क्या मज़ायक़ा है? इसमें मज़ायक़ा है नबीला, हम अपने ख़ानदान की रवायात, इन रस्म व रवाज के खिलाफ नहीं जा सकते, जिन्हें फ़ॉलो करना ना सिर्फ हमारी ज़िम्मेदारी है बल्कि हम पर यह पाबंदी भी आयद है कि हम अपनी हदूद में रहें। और आप जानती हैं कि शैला हमारी फूफो के बेटे की मंगेतर है, चाहे वो खुश ना रहे उस शादी से। नबीला नाराज़ी से बोली थी। खुश क्यों नहीं रहेगी? वो क्यों खुश नहीं रहेगी? उसे उस शादी से खुश रहना पड़ेगा, चाहे ज़बरदस्ती ही क्यों नहीं। वलीद, वो खामोश होगी, उलझ कर रह गई कि अपनी बात आखिर कैसे मनवाए। वलीद, हमारी भी तो ख़ानदान से बाहर शादी हुई है ना, हमारी बात अलग है नबीला। हमारी बात अलग है नबीला, हम गैर ख़ानदान से लड़की ला तो सकते हैं, मगर अपने ख़ानदान की लड़की बाहर देना हमारे ख़ानदान की रवायत के सख्त खिलाफ है। और फिर आप ये भी अच्छी तरह जानती हैं कि हमारी शादी के भी कितने लोग खिलाफ थे। मगर मगर सब मान भी गए थे। हाँ, वो इसलिए कि मैंने अपनी मंगेतर से शादी की थी, जो आज भी हवेली में मेरे बगैर ज़िंदगी गुजार रही है। वलीद, ज़माना बहुत आगे निकल गया है।
हाँ, ज़माना बहुत आगे निकल गया है, मगर आज भी अपने ख़ानदान की रवायात और रवाज की पासदारी हम पर फ़र्ज़ है। ये बात ना तो मैं भूला हूँ और आपसे भी इल्तिजा है कि उसे याद रखिएगा। हम उसे बैकवर्ड से ज़्यादा कोई नाम नहीं दे सकते। वो चिढ़कर बोली थी, जिस पर आप वलीद अफरीदी धीरे से हंसिया था। नबीला उनकी यूनिवर्सिटी फेलो थी। पसंद कब मोहब्बत में बदली वो नहीं जानते थे, मगर कुछ लोगों की मुखालफत के बाद फिर भी ये शादी हो ही गई थी। ओके, आपका जो दिल चाहे आप कह सकती है, मुझे कतई बुरा नहीं लगेगा। वलीद अफरीदी ने चाहत से अपनी बीवी को देखा था। एक बात तो बताइए, जो सवाल मुझे आपसे पहले करना चाहिए वो मैं अब कर रहा हूँ। आपको शहला की शादी का, वो भी अपनी कज़न से, इतनी जल्दी और इतनी अचानक क्यों कर ख्याल आया? नहायत आम सा लबो लहजा था, मगर नबीला बुरी तरह सटपटाकर रह गई थी। नहीं नहीं, तो मैं तो कब से ये सोचे बैठी थी। मुझे तो शैला पहले दिन से ही बहुत पसंद आई थी। यही बात है ना, या कुछ और? वलीदा अफरीदी ने बगौर उसका घबराया चेहरा देखा था। आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? चलो छोड़े, शैला की शादी पर फिर किस दिन बहस कर लीजिएगा। अभी मुझे ऑफिस से बहुत देर हो रही है, और डॉक्टर साहिबा आपको भी अस्पताल जाना है या नहीं? नहीं, आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है अस्पताल जाने का। ओके, फिर मुझे चलना चाहिए, एक अहम मीटिंग भी करनी है। वलीद आफरीदी खड़े हो गए, अपना मोबाइल देखा जहाँ फ़ोन आ रहा था। ये लो, फ़ोन भी आ गया ऑफिस से। एक बात, रात में जल्दी आऊँगा, डिनर हम सब मिलकर बाहर करेंगे। जी बेहतर। वलीद आफरीदी ओके का बटन प्रेस करके कान से लगाते हुए बाहर निकलते चले गए। रशीदा, नबीला ने खड़े होकर रशीदा को आवाज़ दी। रशीदा फ़ौरन हुक्म बजा ली थी। जी बेगम साहबा, ये सब उठा लो। नबीला का इशारा नाश्ते की टेबल की तरफ था। जी बेहतर। बेगम साहिबा उससे बर्तन समेटने शुरू कर दिए थे। नबीला ने एक नज़र सोफे पर बैठे हनी को देखा और शैला के कमरे में चली आई थी। शैला बेड पर लेटी थी, बेसुध, जैसे दुनिया माफिया से कोई सरोकार नहीं था। वो खुद में खोई हुई थी। नबीला का दिल खून के आंसू रो दिया। वो अपनी आंखों के आंसू खुश करती शैला के बिल्कुल पास आकर बैठ गई थी। उससे शैला के बिखरे उजड़े बाल सवारे, जिनकी बारिश वो खुद भी बिखरी हुई थी। मामा, हनी नबीला के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया था और उनके शाने पर हाथ रख दिया। नबीला चौंक कर गर्दन मोड़कर हनी को देखने लगी थी। हनी बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? नबीला ने हनी का अपने शाने पर रखा हाथ पकड़ लिया था। मामा, शैला पुप्पो को क्या हुआ है? हनी ने नहाई दुख भरी नजर से शैला की उजड़ी बिखरी हालत देखी थी। कुछ नहीं बेटा, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है आपकी शैला पुप्पो की। नबीला के झूठ में भी लड़खड़ाहट थी, जो हनी ने नोट कर ली थी। क्या हुआ शैला पुप्पो की तबीयत को? बस हनी, कुछ बुखार सा हो गया है, मैंने दवाई दे दी है, ठीक हो जाएगी जल्द। वो हनी से नजरें चुरा गई थी, मगर हनी की निगाहें उस शैला पर पड़ी हुई थी। एक बात पूछूं, आपसे सच बताएंगी? नबीला ने अपने बेटे हनी की संजीदगी को कुछ शक भरी नजरों से देखा था। नबीला खामोश रही थी, मगर हनी को यह खामोशी बहुत खिल रही थी। उसने शैला पर से नजरें हटाकर नबीला को देखा था। बोलिए मामा, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे सच बताएंगी, मुझसे झूठ तो नहीं बोलेगी? नबीला ने बगौर अपने बेटे हनी के चेहरे को देखा था। 15 साल का था, मगर उठान से और रंगो काट से वो 25 साल का समझदार लड़का लगता था। वो एक पठान बाप का पठान बेटा था, जो लफाफा देकर अंधे की तहरीर मालूम कर लेते हैं। उस वक्त उसके चेहरे पर वही जाहो जलाल, वही गजो गजब का साया, वही बल थे जो नबीला ने अक्सर वलीद आफरीदी के चेहरे पर देखा था। मामा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। नबीला उसके सर्द अंदाज से अंदर से जरा सा सहम सी गई। आखिर को नस्ल के रंग तो आएंगे। हाँ बेटा पूछो, ये रिहान शेख कौन है? हनी, नबीला भौंचका सी होकर रह गई थी। कोई सवाल नहीं मामा, बस मुझे इतना बताइए, ये रिहान शेख कौन है? हनी ने नबीला के आगे बोलने से पहले ही टोक दिया था। खामोश हो जाओ, आगे एक लफ्ज मत बोलना। नबीला तेजी से उठकर कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया, मगर लॉक करने से पहले ही बाहर झाँक कर जरूर देखा था। क्यों खामोश हो जाऊँ? एक बात आप सुन लें, मैंने आपकी और शैला पुप्पो की सारी बातें कल सुन ली थी। हनी के लबो लहजे में गुस्से के रंग थे। ठीक है, अगर सुन ली थी तो अपने मुंह पर पट्टी बांध दो। वो हनी के करीब आई थी। बल्कि यूं समझो कि ना तो तुमने कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। नहीं मामा, ऐसा मुमकिन नहीं, मैंने सब कुछ सुना है। हनी के अंदर अंदाज में बगावत की बू आ रही थी। हनी, नबीला हौले से चीखी थी। आपके चीखने चिल्लाने से हकीकत बदल नहीं जाएगी मामा। नबीला ने हैरत से हनी को देखा था। आज वो असल में पठान लग रहा था, जो इज्जत की खातिर जान दे भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। गोरा सुरख सफ़ेद, अपनी उम्र से बड़ा लग रहा था वो उस वक्त। बताए मामा, ये रेहान शेख कौन है? वह नबीला के पास आए और उनके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। इन हाथों उसके हाथों के दबाव को नबीला ने शिद्दत से महसूस किया था, जिसमें मर्दाना ताकत का एहसास हुआ था। मैं नहीं जानती, और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा इस बात को यही दफन कर दो। किस कदर कमज़ोर लहजा था नबीला का। हनी ने नबीला के दोनों हाथ छोड़ दिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप रेहान शेख को क्यों बचा रही हैं। मैं रेहान शेख को नहीं, तुम्हारी शहला पुप्पो को बचा रही हूँ। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उसी नमी भरी आंखों से उससे बेसुध हर शय से बेखबर बेड पर सोई जागी शहला को देखा था। मैं समझा नहीं मामा, क्या मतलब है आपका इस बात का? हनी ने ना समझी कि कैफियत के आलम में नबीला को देखा था। नबीला ने शहला पर से नजरें हटाकर पास ही खड़े हनी को देखा। अब इसको वो क्या जवाब देती? शहला के साथ यहाँ शेख ने जो किया था, वो कैसे अपने 15 साल बेटे के सामने बयान करती? उन्हें झिझक से आने लगी। हनी, आप बच्चे हो, छोटे हो ना समझ हो, इसलिए इन सब चक्रों में पढ़ने से बेहतर है अपनी तालीम पर तवज्जो दो। आपके डैड आपको कुछ दिनों में इंग्लैंड भेज देंगे पढ़ाई के लिए। वो उसको टालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। मामा, ना तो मैं बच्चा हूँ, ना ही छोटा, और ना ही ना समझ, मैं सब जानता हूँ।
अच्छा, क्या जानते हैं आप, टेल मी। उसके इस तरह की बहस पर नबीला को गुस्सा आ गया, मगर हनी को उसके गुस्सा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। यही कि रेहान शेख ने शैला पुप्पो का रेप किया है। चटाक, नबीला एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। हनी, कुछ अंदाजा है क्या कहा है आपने? मेरे सामने मार ले जितना चाहे मार ले, मगर सच तो यही है ना? हनी ने अपने गाल पर हाथ रख के हटाया था। ये भी सच है कि मैं रेहान शेख को छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे ना बताएं मेरे रेहान शेख के बारे में, मगर मैं अपने तरीके से ज़रूर पता करूंगा। हनी की बुलौरी आंखों में गुस्से के शरारे दौड़ रहे थे, जिनसे नबीला अपने आने वाले वक्त के लिए परेशान हो गई थी। हनी मेरे चांद, क्यों मेरे लिए मजीद परेशानियों का सामान पैदा कर रहे हैं आप? मैं शैला के लिए वैसे ही बहुत परेशान हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसके गुस्से को, गैज़ो गज़ब को देखकर वो नम पड़ने लगी थी। मामा, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं अपनी परेशानी, मगर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप डैड से छुपा रही हैं, उन्हें भी बताइए। नहीं, नबीला ने हनी के मुंह पर हाथ रख दिए थे। खुदा का वास्ता है हनी, आप अली से कुछ नहीं कहेंगे। मगर क्यों मामा, आप उन्हें बताएं तो चले। आप मुझे बच्चा समझती हैं, मगर डैड तो आपके शौहर हैं, शैला फूफो के बड़े भाई हैं। अपनी माँ की आंखों की नमी ने उसके गुस्से को कुछ ठंडा कर दिया था। आपके डैड एक हस्बैंड और एक बड़े भाई हैं, भाई से पहले वडेरे हैं। क्या मतलब? अगर मैंने शैला के बारे में उन्हें बता दिया या उन्हें शैला पर गुजरी ज्यादती का पता चल गया, तो वो सबसे पहले शैला को ज़मीन में जिंदा उतारेंगे। उसके बाद रेहान शेख के पूरे खानदान को वो सज़ा देंगे कि उस समय आने वाली नस्लें 100 बार भी उस खानदान पर नजर उठाने के लिए सोचेंगी। ये भी लगी, ये सोचकर ही रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी, उसका रवा रवा कांप उठा था। ये क्या कह रही हैं मामा, आप डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे नहीं है। हनी को यकीन ही नहीं आ रहा था। वो बेयकीन नज़रों से नबीला को तक रहा था। वो ऐसे ही हैं। वलीदा अफरीदी अपने खानदान पर उंगली उठता कभी नहीं देखेंगे। और आप अभी छोटे हो, अपनी फूफो की मोहब्बत में जज्बाती हो रहे हो, मगर कल आप भी अपने बाप दादा की तरह ही सोचोगे। ना सिर्फ सोचोगे बल्कि वही करोगे जो इस खानदान की रवायात हैं, क्योंकि आपके अंदर उन्हीं का खून दौड़ता है। नो मामा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। रही शाला फूफो, तो डैड से ज़्यादा उनकी हिफाजत मैं करूंगा और आपको दिखा दूंगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। खुश रहें आप, मेरी ढेरों दुआएं आपके लिए। नबीला ने अपनी बेटी के माथे पर शफकत से बोसा लिया था। आप फिक्र मत करें मामा, अगर ये खानदान इज्जतों के मामले में इतना जालिम जाबिर है, तो मैं भी इसी खानदान का वारिस हूँ। उसने नबीला के दोनों हाथ थाम लिए थे। बेशक मैं 15 साल का हूँ, मगर शैला पप्पू की हिफाजत करना जानता हूँ। हनी ने नबीला के दोनों हाथ छोड़ दिए थे और आकर शैला के पास बैठकर उनकी पेशानी पर अपने लब रख दिए थे। नबीला ने फख्र से हनी को देखा था और आकर पीछे से उसकी शानी पर हाथ रख दिया था। रात को वलीदा अफरीदी 9 बजे ही आए थे। आज उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, हम सब मिलकर डिनर बाहर करेंगे। नबीला, रेडी हैं आप सब लोग? वलीदा अफरीदी ने ब्रीफ केस सोफे पर रखा, जिसे मुलाजिम उठाकर उनके बेडरूम में रख के आ गया था। वलीदा अफरीदी सोफे पर बैठ गए थे। कोई 5 मिनट हो गए थे, मगर नबीला नहीं आई थी। 5 से 10 मिनट, इस तरह कोई आधा घंटा गुजर गया, मगर नबीला रहने का कुछ पता नहीं था। इस दौरान वलीदा अफरीदी टीवी देख रहे थे। टाइम गुजरने का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी कलाई पर बंधी कीमती घड़ी में टाइम देखा था, फिर रिमोट रखा और अपने बेडरूम में आए। वहां भी नबीला नहीं थी। नबीला कहाँ है, वो खुद से सवाल करते हुए दरवाज़ा बंद किए हनी के बेडरूम में आए। वहां भी नहीं थी और हनी भी नहीं था। उन्होंने कंधे झुकाए, फिर जहन में शैला अफरीदी का ख्याल आया था। वो हनी के कमरे से निकलकर ऊपर शैला के बेडरूम की सिमत बढ़े थे। दरवाज़ा बगैर दस्तक दिए अंदर आए थे। सामने के मजने ने शीशे पंच पर डाल दिए थे। शैला बेड पर कंबल ओढ़े सो रही थी। हनी शैला के पास बैठा था और नबीला हनी के पीछे उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। ये क्या हो रहा है? वलीदा अफरीदी आगे बढ़े थे। नबीला और हनी ने यहाँ चौंक कर पीछे पलट कर देखा था। वलीदा अफरीदी ने नासमझी की कैफियत में दोनों को देखा और फिर शैला को ऐसी हालत में देखकर भौंचका से रह गए थे। अभी कल सुबह ही तो उनकी शैला से मुलाकात हुई थी। वो उसको यूनिवर्सिटी छोड़ने गए थे, लेकिन कल से आज तक ऐसी क्या आफताब उस पर टूट गई, ऐसी कौन सी क़यामत आई जिसकी जद में उसका नातवा वजूद आ गया था, जो वो इस कदर बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा लाश बन गई हो। सुर्ख सफ़ेद रंगत सफेद पड़ चुकी हो, आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे, होंठों पर पपड़ी सी जमकर सूखे हो गए थे वो। ये क्या हो गया नबीला? शैलो के ऐसी क्या बात हो गई है जो ये मुर्दा से बदतर हालत में यूं बिस्तर पर पड़ी है? वलीद अफरीदी की जबान ही नहीं, वो खुद भी लड़खड़ा गए थे। वलीद, नबीला तेजी से वलीद अफरीदी के करीब आई थी। नबीला, मुझसे कुछ झूठ मत बोलो, सच बताओ माजरा क्या है? मुश्किल उन्होंने अपने मजबूत असाब पर कंट्रोल किया था। नबीला को नहीं लगता था कि वो मजीद कुछ छिपा पाएगी। वो खामोश हो गई थी। उनकी आंखों में नमी सी भरने लगी थी। नबीला, खामोश मत रहिए, बताइए मुझे। उन्होंने नबीला को दोनों शानों से थाम कर झिंझोड़ कर रख दिया था। हनी ने बगौर अपने डैड को देखा था। नबीला की बात सच लग रही थी कि वो एक शौहर और बाप होने से पहले एक पठान वडेरे हैं, जिनके खून में लावा बहता है। रेहान शेख। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के सब उनके गोश्त गुजार करती चली गई। जो आप बीती शाला पर गुजरी, जो जुल्म उसने कसूरवार होते हुए भी सहा, सब वलीदा अफरीदी को ये जुल्म की दास्तान सुनाती चली गई थी। वलीदा अफरीदी का रंग एक लम्हे में बदला था। वो उस वक्त एक तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता वलीदा अफरीदी नहीं, बल्कि एक रवायती, अपनी इज्जत आबरू पर मर मिटने वाले पठान वडेरे ही लग रहे थे। और आप मुझे ये बात अब बता रही हैं? वलीद, वलीद, मेरी बात को समझिए।
जस्ट शट अप। वलीद आफरीदी ने नहायत बुरी तरह नबीला के दोनों हाथ झटके थे कि वो पीछे बिस्तर पर गिरी थी। एक लफ्ज़ और आगे कहा तो ज़बान खींच लूँगा तुम्हारी। वो बुरी तरह मुश्तिल हो गए थे। गुस्सा उनके अंग अंग से फूट रहा था। आंखों से शोलों की चिंगारियां निकल रही थी और मुझसे बहुत सारे अजदहों की फनकार थी। ये रूप वो वलीद अफरीदी का पहली बार देख रही थी। अब तक सुना तो बहुत था, मगर आज देख भी लिया। वो अंदर तक काम कर रह गई थी, बल्कि पास खड़ा आने भी अंदर से सहम गया था। उसने भी कहा अपने इस कदर प्यार करने वाले, नरम मुलायम सा लहजा रखने वाले डैड का गुस्सा देखा था। वलीद, इसमें शैला को कोई कसूर नहीं है। आप नहीं नबीला, शैला का फैसला तो हवेली जाकर ही होगा और तुम जानती हो कि उसके साथ क्या होगा, मगर इससे पहले रेहान शेख का हिसाब चुकाना है। वलीद आफरीदी मुश्किल से आगे बढ़े और उस कमरे से निकलकर अपने बेडरूम में तेजी से आए और इनके पीछे नबीला आई थी तेजी से। वलीद वलीद, ये आप क्या कर रहे हैं? वलीद आफरीदी ने अपनी पिस्तौल निकाली थी और उसको चेक करके उसको लोड करके अपनी कोट की जेब में डाल ली थी। नबीला बुरी तरह से थरथरा के रह गई थी। वो जानती थी कि वलीद आफरीदी क्या करने जा रहे हैं। वलीद, रेहान शेख कसूरवार है, उससे हमारी बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, मगर उसे सज़ा कानून देगा। आप उसके खून से अपने हाथ मत रंगे। नहीं, वलीद आफरीदी ने उसको धक्का दे दिया था। उसको सज़ा कानून नहीं, मैं दूंगा। मेरी पिस्टल में जितनी भी गोलियां, उसका पूरा वजूद छलनी छलनी कर दूंगा। उसके इतने टुकड़े करूंगा कि आने वाली 100 नस्लें उसकी इब्रत से पनाह मांगेंगी। वलीद आफरीदी उस पर धाड़े थे। मैं सिर्फ 15 मिनट में वापस आ रहा हूँ, तैयारी कर लो। शैलो को फौरन हवेली लेकर चलना है। और फिर वो रुके नहीं, सीधे निकलते चले गए। हनी हनी नबीला तेजी से ऊपर आई थी। डरो खौफ उनके वजूद के एक एक हिस्से से टपक रहा था। मामा, डैड कहाँ है? खौफजदा तो हनी भी था। ऐसा माहौल वो पहली बार जो देख रहा था। वो रिहांशे को ख़त्म कर देंगे। मैंने आपसे कहा था ना, मैं जानती थी वो अपनी रवायत की पासदारी करेंगे। वो चाहे कितना वो चाहे कितना ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, मगर इज्जत के मामले में कोई तालीम कोई तहजीब आड़े नहीं आती। मामा, अब क्या होगा? वो वापस आ रहे हैं। वो कह के गए हैं कि शैला को हवेली लेकर चलना है, मगर शैला पप्पू की तो वैसे भी बहुत बुरी हालत है। मैं जानती हूँ वो लोग शैला को ज़मीन में जिंदा उतार देंगे। शैला पप्पू का क्या कसूर मामा? आप नहीं जानते, शैला का लड़की होना ही सबसे बड़ा कसूर है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है मामा। हनी को बहुत बुरा लग रहा था ये सब। वहाँ इंसाफ नहीं चलता हनी, वहाँ इंसाफ की ज़बान नहीं, गोलियों की, कत्ल की, मार दो या मर जाओ की ज़बान चलती है। नबीला का सोचकर ही रवा रवा कांप रहा था। वो जानती थी वो जितनी भी कोशिश कर ले, मगर हर कोशिश नाकाम ठहरेगी। वलीद आफरीदी कतई तौर पर नहीं मानेंगे। आज शैला अफरीदी की आखिरी रात है, उसके बाद वो जिंदा कब्र में दफना दी जाएगी। उसको तो ये भी नहीं मालूम कि आगे से उसके साथ क्या होने वाला है। वो मासूम तो इन सबसे बेखबर अंधेरी दुनिया की बासी बनी हुई थी और इसी अंधेर नगरी में उसको चंद घंटों बाद मिल जाना था। यह है उस बेचारी का मुकद्दर। वो इन्हीं दर्दनाक सोचों में घिरी थी कि उनका सेलफोन बजने लगा था। अजनबी नंबर था। दिल तो नहीं चाह रहा था फ़ोन रिसीव करने को, मगर हनी के बोलने पर रिसीव कर लिया था। हेलो जी, आप कौन? बेदिली से कहा था। जी, मैं डॉक्टर रज़ा बात कर रहा हूँ। एक मरीज़ इमरजेंसी में आए हैं जिनके एनआईसी से नाम वलीद आफरीदी और मोबाइल से आपका नाम मिला है। जितनी जल्दी हो सके आप अस्पताल आ जाइए। व्हाट? क्या हुआ मेरे हस्बैंड को? नबीला बुरी तरह घबरा गई थी। आपके हस्बैंड का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है। हाईवे पर खाई में आपके हस्बैंड की गाड़ी गिर गई, मगर वलीद आफरीदी वही झाड़ियों में गिर गए थे। उन्हें बहुत बुरी हालत में अस्पताल लाया गया है। मगर डॉक्टर, वलीद ठीक तो है ना? कुछ कहा नहीं जा सकता। प्लीज़ आप जल्दी यहाँ आ जाइए। क्या हुआ मामा? डैड ठीक है? हनी वहीं पास खड़ा था। पता नहीं, हमें जल्दी चलना चाहिए। वो दोनों 5 मिनट की ड्राइव से अस्पताल पहुंचे थे। वलीद आफरीदी आईसीयू में थे, मगर इतनी देर, इतने घंटे ऑपरेशन होने के बाद भी डॉक्टर्स नाकाम रहे थे। वलीद आफरीदी नबीला का साथ छोड़ गए थे। डैड, हनी की आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े थे। वो हिम्मत करना चाहता था कि ना रोए, सिर्फ अपनी माँ को संभालने के लिए, मगर सद अफसोस वो हार गया था। मामा, हवेली फ़ोन करूँ? हाँ बेटा, वहाँ फ़ोन करना ज़रूरी है, मगर 1 मिनट। हनी फ़ोन मिला रहा था। नबीला ने उसके फ़ोन पर हाथ रख दिया। हनी ने सवालिया नज़रों से नबीला को देखा था। हनी, शायद कुदरत ने हमें ये इशारा भी दिया है। कैसे इशारा मामा? शहला को बचाने का। लेकिन मामा, डैड, वलीद की मौत मेरे लिए एक बहुत बड़ा सान्या, एक रोग है हनी, मगर इस वक्त शहला को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। वलीद की मौत कुदरत की तरफ से है, मगर शहला वो बेमौत मारी जाएगी। वो सब तो ठीक है मामा, मगर अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले शहला को महफूज मकाम पर पहुंचाओ, ये ज़रूरी काम है। उसके बाद हम हवेली फ़ोन करेंगे, वलीद के बारे में बताएंगे। फिर हम लोग वलीद की बॉडी लेकर हवेली जाएंगे और सबको ये बताएंगे कि वलीद शहला को लेकर हवेली आ रहे थे कि एक कार एक्सीडेंट में वलीद की मौत हो गई, जबकि शहला एक गहरी खाई में गिर गई है। मगर मामा, इन सब का क्या फ़ायदा? शहला पुप्पो के बारे में मेरे, आपके और डैड के अलावा कोई नहीं जानता। डैड तो नहीं है, फिर शैला पप्पू को छुपाने का क्या जवाब बनता है? वो अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। उफ, नहीं, एक तो आप सवालात बहुत करते हैं। अब जो मैं कह रही हूँ वो करो, बाद में समझाऊंगी।
अब नबीला उसे कैसे समझा सकती कि एक शैला को वो लोग बीमार देखेंगे तो सबसे पहले उसका पूरा चेकअप करवाएंगे और चेकअप से उसके टेस्ट की रिपोर्ट से शैला की हालत के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और आगे क्या होगा वो सोच कर ही उसकी रूह तक काम गई थी। नबीला और हनी ने मिलकर शैला अफरीदी को उस घर से हटा दिया। रहे मुलाजिम तो उन्हें भी यही बता दिया था कि वलीद अफरीदी शैला को लेकर हवेली जा रहे थे, रास्ते में जानलेवा एक्सीडेंट हो गया, हवेली फ़ोन कर दिया गया था। नबीला ने जो खुद को अब संभाला हुआ था फूट फूट के रो दी। उसका शरीके सफ़र, उसकी मोहब्बत उसका साथ छोड़ गई थी। इस तन्हा दुनिया में हर हालत का मुकाबला करने के लिए वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। सिर्फ उसका एक ही सहारा बचा था, उसका बेटा हनी। वलीद अफरीदी की तदफीन कर दी गई थी, सोइम भी गुजर गया, 40वां भी गुजर गया। बेवगी की सफ़ेद चादर ओढ़े नबीला को एक कोने में गुमसुम बैठी थी। सब नहीं उसको मनाया था, वो क्या करेगी, तने तन्हा यहाँ सब के साथ हवेली चले, मगर वो नहीं मानी थी। वो सब मायूस होकर और नबीला को ढेरों तसल्लियाँ देकर हवेली रुखसत हो गए थे। यहाँ नबीला ने भी अपना, हनी और शैला अफरीदी का सामान बांधना शुरू कर दिया था। वो लोग यहाँ से इंग्लैंड आकर बस गए थे। कौन सा ऐसा अस्पताल नहीं जहाँ शैला अफरीदी का इलाज ना कराया गया हो, मगर आज भी शैला अफरीदी की वही हालत थी जो आज से 15 साल पहले थी। नबीला थक चुकी थी, उसने हर मुमकिन कोशिश की थी शैला को कोमे से बाहर लाने की, मगर उसकी हर कोशिश ही नाकाम रही थी, बल्कि वो खुद भी अंदर से घुल घुल कर ख़त्म हो चुकी थी। शायद ज़िंदगी आगे वफा न कर सके। वो जो शैला अफरीदी के लिए इतना सब सोचा था, सब बेकार रहा था। वो जिंदा लाश बन चुकी थी, हर शय से बेगाना, उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी हनी और नबीला ने। अब मगर उसकी हिम्मत टूट गई थी। शौहर के बगैर उसकी याद ने उसको अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, तोड़ दिया था। हनी मेरे चांद, मुझसे एक वादा करे। नबीला ने पास बैठे हनी का हाथ थाम लिया था। मेरे बाद अब शाहिला का बहुत ख्याल रखना, यूँ नहीं कि वो आपकी फूफो है, इसलिए भी कि वो आपके डैड की चहीती खूनी बहन भी हैं। मामा प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करें। हनी का दिल कून कून हो रहा था। नबीला ने एक साथ गहरी सांस ली थी। नहीं हनी, जाना तो सबको ही होता है, देर से या जल्दी। आपके डैड के बाद मैंने खुद को सिर्फ शहला और आपके लिए संभाला हुआ था, मगर अब मेरी हिम्मत टूट गई है। ज़िंदगी का बाकी सफ़र आपको मेरे बगैर ही काटना पड़ेगा। मामा प्लीज़, मेरा दिल फट जाएगा। वो लंबा चौड़ा सुर्ख और सफ़ेद सा हनी अपनी माँ के हाथों पर चेहरा रखे सिसक पड़ा था। उसकी बुलौरी आंखें छलक पड़ी। मगर कातिब तकदीर ने जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। नबीला इतनी बीमारी के बाद अपने खाल की हकीकी से जा मिली थी। इस भरी दुनिया में हनी बिल्कुल अकेला रह गया था। शैला अफरीदी को वो अकेला ही संभाल रहा था, और संभालना भी क्या था, वो बेचारी तो बिस्तर पर जिंदा लाश बनकर पड़ी थी। कितनी बहारें गुजर गई और खिजाओं के मौसम गुजर गए, अच्छे बुरे मोड़ सब आए जिनसे वो बेखबर ही रही। शैला अफरीदी ने गुजरे सालों में सिर्फ खोया ही खोया है, मगर आज जो हालत शैला अफरीदी की थी, उन सब की वजह सिर्फ एक शख्स था, रेहान शेख। मैं अपनी मरी माँ की कसम खाता हूँ रेहान शेख, कि जो हालत तुमने शैला अफरीदी की है उससे बदतर तुम्हारी ज़िंदगी कर दूंगा। ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। हनी ने बिस्तर पर कोमे में सोती शहला अफरीदी की पेशानी पर बोसा दिया था। और आज वो अपने इरादे में, अपने मकसद में कामयाब हो गया। रेहान शेख को वहां ज़रब लगाई कि बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। ताउम्र तड़पता रहेगा, जब तक जिंदा है तब तक सिर्फ अपने लिए मौत मांगेगा, मगर मौत भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी उसे। हाँ शैला पुप्पो, आज मैंने ज़िंदगी का वो कर्ज चुका दिया जो आप पर था। मैंने आपका बदला ले लिया। आज रेहान शेख की हालत दुनिया देखेगी, जिसे मैंने माल ही नहीं इज्जत से भी कंगाल कर दिया है। हनी शैला के पास बैठा उनका हाथ थामे होते, शैला पुप्पो रेहान शेख बर्बाद हो गया, उसे मुँह छुपाने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। वो हशर किया है मैंने। आज मैं पुरसकून हूँ। जिस तरह रिहान शेख ने अपने आप को इस हाल पर पहुंचाया है, वही हालत अब उसकी बेटी की कर दी है मैंने। अब जब भी वो अपनी बेटी को देखेगा, अपना गुनाह याद करके रोएगा। शैला अफरीदी की उंगलियों में मामूली सी जुम्बश हुई थी। अफरीदी ने देखा, फिर उसके चेहरे को देखा जहाँ पलकों पर भी हल्की सी जुम्बश होने लगी थी। वो बेख्तियार आगे बढ़ा और शैला अफरीदी का चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भर लिया। शैला पुप्पो जज्बात की शिद्दत से उनकी बिलौरी आंखों में नमी सी भरने लगी। शैला पुप्पो आंखें खोले, मैं आपका हनी। वो मुस्तकिल चिल्ला रहा था और इतना असर हुआ कि शैला अफरीदी ने इतने सालों के बाद आंखें खोली थी। जिंदगी की इतनी खिजा बहारें बेशक उसने नहीं देखी थी, बेशक वो नींद की गहरी वादियों में थी, मगर उसे इतने सालों से सिर्फ दो ही आवाज़ों की शनासाई थी। वो नींद में सुनती थी, नबीला और उसका चहीता भतीजा हनी। और आज जो हनी ने कहा वो उसके दिल की मध्यम चलती धड़कन तेज से तेज होती चली जा रही थी। उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे, मगर वो बोल नहीं पा रहे थे। हाँ शैला पुप्पो कुछ तो बोलिए। अफरीदी इतना खुश हुआ था जैसे शायद कहीं उसका दिल ही ना फट जाए, मगर ये खुशी सिर्फ चंद घड़ी की थी। शैला अफरीदी की सांस उखड़ने लगी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी। अफरीदी ने ज़्यादा देर नहीं की थी, जल्दी से उसके कमज़ोर लागर वजूद को अपने मजबूत बाजों में भरा और गाड़ी में आराम से लिटा के गाड़ी का रुख अस्पताल की जानिब मोड़ दिया था।
ज़िंदगी की इस कदर तकलीफ दिल लम्हा वो भी कैसे फरामोश कर सकते थे किसी मासूम और बेकसूर पाक दामन लड़की की इज़्ज़त और आबरू पामाल करके। वो गुनहगार ज़रूर हुए थे। मोहित के कहने में आकर रेहान शेख ने वो इंतहाई कदम उठा लिया जिसके बारे में वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, और अपने इस इक़दाम पर वो पछताए भी बहुत है। मगर ये मलामत, ये पछतावा ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। वहाँ अपने डैड का बिज़नेस खुद उन्होंने ही सँभाल लिया था। वहाँ की रंगीन दुनिया, आज़ाद माहौल ने उन्हें पीछे पलट कर देखने का मौका ही नहीं दिया था। उनके दिलो दिमाग से ज़िंदगी का वो चंद लम्हों का पीरियड अक्सर फरामोश हो चुका था। उन्हें तो याद भी नहीं रहा था कि उनके हाथों किसी की ज़िंदगी उजड़ चुकी है। पूरी दुनिया उसकी बेचारी की बर्बादो फना हो गई, मगर यहाँ शेख को क्या परवाह। वो तो अपनी ज़िंदगी में खुशो-खुर्रम थे। उन्हें उन्हें भी क्या याद हो सकता था कि शादी के 1 साल बाद प्यारी सी बेटी भी झोली में डाल दी खुदा ने। रेहान शेख इस कदर खुश जैसे कायनात की हर खुशी उनके आंगन में आसमाई हो। बहुत दिल से दोनों माँ बाप ने उसका नाम वानिया रखा था, जो बहुत खूबसूरत थी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, तशवीश की बात सामने आई कि वानिया एक पाँव से माजूर है। ये बात रेहान शेख और सोबिया के लिए शॉक साबित हुई थी। वानिया 2 साल की हुई तो चलने फिरने से माजूर थी। सोबिया इसी गम में अंदर ही अंदर घुलती चली गई। रेहान शेख की निस्बत वो बहुत छोटे दिल की मालिक थी। डॉक्टर्स के कहने पर वानिया का एक ऑपरेशन कर दिया गया था। वो 15 साल की उम्र से बैसाखी के सहारे चलती थी। सोबिया ये गम, ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकी, और फिर एक रात वो ऐसी सोई कि फिर सुबह आंखें नहीं खुली थी। रेहान शेख बिल्कुल टूट गए थे। उन पर जान छिड़कने वाली उनकी शरीक हयात अब नहीं रही थी, मगर उन्हें खुद को संभाला था वानिया के लिए, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अपना सारा बिज़नेस इस्लामाबाद शिफ्ट कर लेंगे। वो इस्लामाबाद आ गए थे। उन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतना पैसा कमाया था कि अगर वो ना भी रहते तो उनके बाद उनकी बेटी की ज़िंदगी बहुत शान से गुजरती। इतना वो नाम, शोहरत, इज़्ज़त कमा चुके थे और बेइंतहा दौलत भी, मगर ये सब पल भर में मिट्टी का ढेर हो जाएगा। उसका तो ना उन्हें अंदाज़ा था, ना ही वहमो गुमान में था। इन बाप बेटी की ज़िंदगी में गोया भूचाल आ गया था। एक क़यामत बर्पा हो गई थी। इतने सालों की अशद मेहनत के बाद जो दौलत, जो बिज़नेस उन्होंने सेट किया, दिन-रात अनथक मेहनत की, वो वो कुछ ही पल में आफरीदी ने आकर खाक में मिला दिया था। उनका पूरा बिजनेस बर्बाद कर दिया था। कुछ नहीं बचा था रेहान शेख के पास, यहाँ तक कि उनकी इकलौती प्यारी बेटी के साथ जो कुछ उसने किया वो नाकाबिले माफ़ी था। रेहान शेख ने जो कुछ शैला अफरीदी के साथ किया सो किया, मगर अफरीदी ने उसे 10 गुना नहीं बल्कि 100 गुना बढ़कर उसका बदला ले लिया था। नहीं मिस्टर अफरीदी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो डर तुमने मेरी बेटी को दिया, इसी डर से तुम अपनी मौत मांगोगे। हमारे जिस्म का रेशा रेशा अलग ना कर दिया तो मेरा नाम भी रेहान शेख नहीं। रेहान शेख की आंखों में खून के शरारे दौड़ने लगे थे। उन्होंने अपनी कोट की जेब से मोबाइल निकाला और एक अनजाना नंबर डायल किया। ये काम जितनी जल्दी हो सके हो जाना चाहिए। वो मज़ीद मोबाइल के उस पार मुकाबिल को तफसील समझाकर मोबाइल ऑफ कर दिया था। आफरीदी, अब तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। रेहान शेख ने खून आलूद नज़रों से सामने दीवार की तरफ देखा था। समद, आज आप जल्दी नहीं जा रहे? जुबारिया ने ब्रीफ केस उनके हाथ में थमाया था। और आपने आज सही से नाश्ता भी नहीं किया, जुबारिया ने फिक्रमंदाना लबो लहजे में कहा था। वो जानती थी कि समद आफरीदी को सुबह का नाश्ता पेट भर कर खाने की आदत थी, और आज तो उन्होंने सवाई एक टोस्ट और एक ग्लास ऑरेंज जूस के कुछ भी नहीं लिया था। हालांकि वो बार बार दरमियान में टोकती भी जा रही थी और टोस्ट पर मक्खन लगा लगा कर उनकी प्लेट में रखती भी जा रही थी, मगर इतने कम नाश्ते से उनको फिक्र लाहक हो गई थी। हाँ, दरअसल आज सलीम अहमद और फ़हीम अहमद के साथ ऑफिस में एक मीटिंग है। 9 बजे तक डेलीगेशन आ जाएगा। कुछ मशीनरी भी बाहर से मंगवानी है। समद आफरीदी ने अपनी कलाई पर बंधी कीमती घड़ी देखी थी जो 8:15 बजा रही थी। अच्छा चलिए ठीक है, मगर शाम में जल्दी तो वापसी हो जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकता, आपको कोई काम है? जी, मैं आज शाम अहमद वाला जाती। काफ़ी दिन हो गए नजमा, आसिया, राबिया से मुलाकात हुई। चलो फिर देखते हैं, अगर जल्दी वापसी हो गई तो चले चलेंगे। उन्होंने मुस्कुरा के हाँ भी भरी थी। ओके। ज़ुबारिया ने भी मुस्कुरा के उन्हें देखा था। अच्छा बीजान, इजाज़त दे। समद आफरीदी चलते हुए बीबी जान के पास है जो तख्त पर बैठी कोई तस्बीह और वजीफ़ा कर रही थी। फ़ी अमान अल्लाह बेटा, खैर से जाओ, खैर से आओ। बीबी जान ने समद आफरीदी के झुके सर पर हाथ रखा था शफ़क़त से, और कुछ आयतें पढ़कर रोज़ के मामूल की तरह उन पर फूंकी थी। और सुलझोक की कोई खबर, कुछ बताया कि वो कब तक आ रहा है? समद आफरीदी को एकदम ही सुलझोक की याद आई थी। उन्होंने ज़ुबारिया को सवालिया नज़रों से देखा, जिस पर ज़ुबारिया हौले से मुस्कुरा दी। उन्होंने सरसरी सा जिक्र किया था, मगर वो भूले नहीं थे। 1-2 दिन में यहाँ कराची पहुँच जाएगा। बल्कि एक खुशखबरी ये भी है कि सुलझोक की पोस्टिंग भी यही कराची में हो रही है। ज़ुबारिया के चेहरे पर ममता से भरी खुशी के रंग थे। वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करती कम था। अब सुलझोक उनकी नज़रों के सामने रहेगा। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। क्यों? बीबी जान, समद आफरीदी को दिल से खुशी हुई थी उसकी यहाँ मुस्तकिल आमद की। हाँ, ये तो वाकई बड़ी खुशखबरी की बात है। अब सुलझोक मुस्तकिल हमारे साथ रहेगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ छोड़ दे ये सरकारी नौकरी, जिसकी वजह से बंदा कहीं टिक कर बैठ भी नहीं सकता। बीबी जान ने अपनी राय भी पेश कर दी थी। बीबी जान, हमारा सुलझोक कोई मामूली ओहदे पर फाइज नहीं, कैप्टन है। ऊपर से जितने तमगे उसे उसकी बहादुरी पर मिले हैं, मैं तो सुरखरू हो गया हूँ। समद आफरीदी का फखर से सीना चौड़ा हो गया था। चलो भाई, जिसमें तुम खुश उसमें हमें भी खुशी है। और सबसे ज़्यादा तो इस बात की खुशी है कि दूसरा पोता हुनैन, मेरे जिगर गोशा, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे सामने रहता है। बीवी जान को हुनैन बहुत अजीज था। जितनी खामियां समद आफरीदी को हुनैन में नजर आती थी, बीवी जान को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उसको उसका बचपना कहकर टाल जाती थी, और कभी कभी तो समद आफरीदी को भी डांट देती थी। बीवी जान, सुलझोक ने मुझे जितना खुश और पुरसुकून रखा है हुनैन ने,
उससे कहीं ज़्यादा मुझे मायूस किया है कि अब मैं तो इसकी तरफ से किसी अच्छा होने की उम्मीद भी खो चुका हूँ। समद आफरीदी ने अपने छोटे बेटे हुनैन आफरीदी की बेराह हरकतों पर इजहार अफसोस किया था। नहीं समद, हुनैन ज़रा लाउबाली लापरवाह सा है। अभी छोटा भी तो है, जब जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो खुद ही राह रास्त पर आ जाएगा। मगर अभी मेरे बच्चे के को खेलने कूदने दो, ऐश करने दो, उसके बचपने को बिजनेस की या बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों की नज़र मत करो। बीबी जान तो थी सदा सदा की हुनैन की फेवर में, उसके खिलाफ उन्हें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं बीबी जान, हुनैन अभी ना समझे, और फिर उसकी उम्र ही क्या है, 23-24 साल कोई उम्र है? साल उम्र कोई बिजनेस जिम्मेदारी संभाले की तो नहीं होती। मगर समझ साहब तो हर वक्त मेरे बेटे के पीछे ही लगे रहते हैं। जुबारिया ने बीबी जान का भरपूर साथ देते हुए अपने बेटे की वकालत की थी। लाओबाली, छोटा, ना समझ, वेरी गुड। ये आप दोनों खवातीन ही हैं जिन्होंने हनीन को आसमान पर बिठाया हुआ है। आप दोनों की शय पर ही वो आज इतना आगे बढ़ गया है। समद आफरीदी को उन दोनों की फेवर बहुत नागवार लगी थी। जानती हैं बीबी जान, कल रात मेरे देरीना दोस्त फैजान की कॉल आई थी। वो कह रहा था कि उसकी बेटी निमरा बहुत रो रही थी। वजह यह है कि आपके ना समझ लाओ वाली लापरवाह बेटे हनैन आफरीदी ने फैजान की बेटी से अच्छा खासा लंबा चौड़ा इश्क फरमाया, और जब दिल भर गया तो निमरा से कहकर आ गए कि हम इस दोस्ती को मजीद आगे नहीं बढ़ा सकते। ये तो करतूत है आपके साहबजादे की, हद होती है किसी बात की। तंज या नजरों से दोनों को देखते हुए कहा। उनके लबो लहजे में मामूली से गुस्से की आमेजिश दोनों ने नोट कर ली थी। मगर बीबी जान समद आफरीदी के गुस्से में कहाँ दबने वाली थी। अब आप बताइए, उसे नासमझी कहेंगी या अपने लाडले की? वो पूरी तरह हनैन आफरीदी से नाराज और बदगुमान थे। तो और नहीं तो क्या, हनैन नासमझी तो है। आजकल की लड़कियों की तरह तेज तरार थोड़ी है। वो कौन सा लड़कियों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है? ये तो आजकल की लड़कियां हैं जो मेरे खूबसूरत हनैन के आगे पीछे मरी जा रही हैं। और जाहिर सी बात है, हनैन खूबसूरत होने के साथ साथ दौलतमंद भी है, तो लड़कियां सबसे पहले ऐसे ही लड़कों को फांसती हैं, अपनी खुली बेहुदा दाई दिखाकर। और फिर जब आजकल की मॉडर्न लड़कियों को खुद ही अपनी इज्जत और रसवालियत का ख्याल नहीं है, ना ही अपने माँ बाप की इज्जत की पासदारी है, तो लड़के का क्या है? वो तो अपना टाइम एंजॉय करेगा ही। और रही तुम्हारे दोस्त की वो बेटी, खूब जानती हूँ मैं उस लड़की को, बल्कि मैंने तो पहली नज़र में ही उस लड़की को पहचान गई थी जब वो यहाँ नैन को लेकर आई थी क्लब जाने के लिए। मुझे तो पहली नज़र में सख्त बुरी लगी थी। माँ बाप ने इस कदर छूट दे रखी है कि क्या बताओ, जिसम पर कपड़े ना होने के बराबर ही पहने हुए थे। जाने अपना और यहाँ जिसम की नुमाइश करके क्या दिखाना चाहती है। फिर मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने तो बोल दिया था, ये बीबी, ये जो थोड़ा सा जिसम छुपाने को कपड़े पहने हुए हैं वो भी उतार दो। भैया वो तो यूं बिन आती हुई बुरा मान के घर से निकली कि जैसे खुदा न खास्ता मैंने उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर दी हो। बीबी जान ने तो अच्छा खासा सबद आफरीदी को लेक्चर दे डाला था। माशाल्लाह बीबी जान, आपने इतना कुछ निमरा को सुना दिया, फिर भी आप कह रही हैं कि उसने आपकी शान में गुस्ताखी कर दी। आफरीन है आप पर बीबी जान। समद आफरीदी तो सरतापा सुलग कर रह गए थे। अगर हो सके तो ज़रा अपने पोते को भी कुछ समझा दे कि कुछ अकल के नाखुन ले ले, जो कि मज़ीद बिगड़ता ही जा रहा है। कोई बिगड़ता नहीं जा रहा। तुम अब भी अपनी सोच ज़रा उसके लिए वसी कर लो, और आगे से खबरदार, जो तुमने मेरे हदायत के खिलाफ कोई गलत बात कही या सोची हो तो वो मेरा चहीता पोता है। लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। ऐसी बेढंगी लड़कियों से दोस्ती घाटे का कोई शौक नहीं है। हदायत को कोई वजह ही होती होगी जो ऐसी लड़कियों से दोस्ती ख़त्म कर देता है। बीबी जान कहाँ चूकने वाली थी। लाहौल वाला कुव्वत। बीबी जान के ऐसे अल्फाज पर वो जुज़्बत से होकर रह गए थे। आप तो बात करो कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, बजाय उसकी गलती को सुधारने के उसकी बेवकूफ़ियों पर पर्दा डाल रही हैं। ना कि हुनैन को सरजंश करें। आप हमेशा से उसकी खातिर मुझसे ही उलझती हैं। वो खफा होने लगे थे। अच्छा बस करो, ठीक हो जाएगा। हर रोज़ की तरह आज भी फिर एक नई झड़प और ना ख़त्म होने वाली बहस शुरू हो गई थी। बात हुनैन से शुरू होकर हुनैन पर ही ख़त्म हो जाती, और फिर आखिरी नतीजा ये निकलता कि बीवी जान की जीत होती। बीवी जान बहुत कम बोलती थी, मगर जहाँ बात हुनैन की आए वो खामोश भी नहीं रहती थी। कोई गलती नहीं करता मेरा चांद हुनैन, जो उसे सुधारने चला है पूरा ज़माना। अगर तुम्हें समझाना ही है तो जाओ अपने दरीना दोस्त फैजान को समझाओ कि इतना बड़ा बिजनेसमैन तो बन गया, मगर कम अज़ कम बेटी की तरबियत भी अच्छी कर देता। जो उरिया लिबास पे इधर उधर फिरती है। मेरे हनैन को ऐसी बेहुदा लड़कियों से दोस्ती नहीं करनी। और फिर चलो तुम सबको ही छोड़ो, तुम ही ज़रा शर्म कर लो। हरदम उस मासूम के पीछे पड़े रहते हो। अभी पढ़ाई से फारिग ही तो हुआ, और तुम चाहते हो कि वो छोटी सी जान बिजनेस के दाव पेच के झमेलों में लगकर अपनी मासूमियत और बचपन खो दे। माफ़ कीजिएगा बीबी जान, आपके शहजादे मासूम से हुनैन आफरीदी की पढ़ाई अधूरी है। समद आफरीदी तासुब से उसे देख कर रह गए थे। हाँ तो क्या हुआ, हमें कौन सा नौकरी करानी है? उससे इतनी जायदाद है उसके पुरखों की, उसके बाप दादा की। अगर उसकी 7 पुश्ते भी बैठ कर खाएं तो कम ना पड़े। मेरे हनीन के अभी ऐश के दिन, ज़िंदगी गुजारने के दिन है, और जब तक मैं जिंदा उसके ऐशोआराम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। समद बीबी जान ने समद आफरीदी की अच्छी खासी क्लास ले डाली थी कि वो बगले झांकने पर मजबूर हो गए थे। जुबारिया मुंह नीचे किए सिर्फ मुस्कुरा के रह गई थी। वो जानती थी कि हुनैन के खिलाफ वो किसी से भी मामूली सी बात सुनने की रवादार नहीं थी, और ये बहस मजीद तूल पकड़ती कि उन्होंने ही समद आफरीदी को देखा था। समद साहब, आज आपकी ज़रूरी मीटिंग है, आपको देर हो रही होगी। समद आफरीदी ने एक तीखी नज़र जुबारिया पर डालते हुए बीबी जान को देखा था। अन्ना पीमस इधर उधर गर्दन हिलाते हुए मुड़े थे। मजीद जान जुबारे की दबी दबी मुस्कुराहटें जला दी थी। और मुस्कुरा लें, जब हुनैन की तरफ से बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगी ना, तब अकल आएगी आप लोगों को।
अल्लाह ना करे समद साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे नुकसान उठाए उसके दुश्मन और तुम कैसे बाप हो? मेरे हिसाब में मेरे हुनैन को कोस रहे, उसे बददुआएं दे रहे हो। खुदा ना करे मेरे बच्चे को कुछ हो। बीबी जान की बूढ़ी आंखों में आंसू आगे समद आफरीदी तो सही मानों में घबरा के रह गए और अपने जबान से अदा हुए लफ्जों पर पछताने लगे थे। उनकी जात से उनकी माँ का दिल दुखा था। उन बूढ़ी कमजोर आंखों में आंसू आए थे। जुबारिया और समद आफरीदी तेजी से उनके दाएं बाएं बैठे थे। वो बुरी तरह पशेमान होने लगे थे। क्यों भूल गया कि हनीन हुनैन बीबी जान की कमजोरी है? मुझे माफ़ कर दीजिए बीबी जान, मेरा वो मकसद नहीं था। मैं तो हुनैन को के भले के लिए ही कह रहा था। समद आफरीदी ने ब्रीफ केस को एक तरफ रख के बीबी जान का हाथ थाम लिया था। कोसना देना बददुआ देना इसके लिए भला है? बीबी जान ने अपनी वाइट शीशों से मुज़य्यन चादर के कोने से अपनी भीगी आंखें खुश करनी चाहिए। आज समद आफरीदी के लफ्ज़ों से उनको जोर का धक्का लगा था। दिल दुखा था बीबी जान का। मैं अपने वलीद को शहला को खो चुकी हूँ। हुनैन को अगर कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। समद वो मेरी शहला को परतो है, मुझे अपनी जान से बढ़कर अजीज़ है। हुनैन और गिनती के 3 ही तो पोते हैं मेरे। सुलजोक और हनैन तो मेरी नज़रों के सामने है, मगर हनी उसे तो उसकी माँ जाने कहाँ ले गई है। हर जगह ढूंढा मगर नाकामी के अलावा हाथ कुछ नहीं आया। मगर जो नज़रों के सामने है तुम चाहते हो वो भी मुझसे दूर हो जाए। बीबी जान ने आंसू भरी आंखों से समद आफरीदी को देखा था। मुझे माफ़ कर दे बीबी जान, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। समद आफरीदी ने उनके बूढ़े हाथ की पुष्ट पर बोसा लिया था। ठीक है समद, मगर याद रखना आज के बाद हुनैन के लिए बदवा का एक लफ्ज़ भी मुंह से मत निकालना, वरना मैं तुमसे सख्त नाराज़ हो जाऊंगा। बीबी जान ने समद आफरीदी को मलामती नज़रों से देखा था। आज के बाद ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मगर बीबी जान, हुनैन मेरा भी बेटा है। मैं जो डांटता हूँ उसके मुस्तकबिल के लिए डांटता हूँ। आप खुद सोचे, इस साल पूरे 25 का हो जाएगा। बीकॉम के अलावा कोई एजुकेशन नहीं है उसकी। वो आपकी बहुत सुनता है। अगर आप ये कहती हैं कि मैं सख्ती ना करूँ तो ठीक है, आज के बाद नहीं करूँगा। आप उसको समझाएं, आजकल उसके कदम सही से नहीं चल रहे। समिया नामी किसी लड़की से ठीक ठाक अफेयर चल रहा है। मुझसे कितने ही लोगों ने इसकी शिकायत की है। बीबी जान, वो अपनी लाइफ के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है। तुम फिर शुरू हो गए। बीबी जान ने उसका हाथ झटका था। जब वक्त आएगा तो वो खुद ही समझ आ जाएगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी। मगर तुम्हारी बेजा सख्ती जरूर उसे गलत सिमत की तरफ ले जाएगी। जुबारी ने धीरे से समद आफरीदी का हाथ दबाया और आंखों के इशारे से खामोश रहने के लिए कहा। समद आफरीदी खामोश हो गई कि इस इस्तेमाल में उनका मोबाइल बजने लगा। उन्होंने मोबाइल देखा जहाँ फ़हीम अहमद की कॉल आ रही थी। हेलो फ़हीम। हाँ समद, आप अभी तक पहुंचे नहीं? सब खैरियत तो है ना? जी हाँ फ़हीम, सब ठीक है, मैं बस निकलने ही लगा हूँ। ओके फिर जल्दी आ जाइए, डेलीगेशन भी आ गया। ओके मैं बस 10 मिनट में पहुँचता हूँ। समद आफरीदी ने मोबाइल फ़ोन ऑफ करके जेब में रखा। बीबी जान को नम निगाहों से देखा। अच्छा बीबी जान, देर हो रही है, मैं चलता हूँ। समद आफरीदी ने उनकी पेशानी पर बोसा लिया था। फ़ी अमान अल्लाह। बीबी जान ने उनके सर पर शफकत से हाथ धरा था। बीबी जान आप ठीक हैं? जुबारिया ने उनका पैर दबाया था। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ हनीन को जगाओ, उसे मेरे पास भेजो। मैं उसे अपने किसी काम से कोयटा भेजूंगी। 1-2 दिन समद की नज़रों से दूर रहेगा तो समद का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। जी बेहतर बीबी जान। वैसे वो साहिब बहादुर सुबह 5 बजे ही तशरीफ़ लाए हैं, किसी पार्टी वगैरह में गया होगा। जी बीबी जान, मेरी इतनी तफसील से बात तो नहीं हुई, मगर मैं उठा के नीचे लाती हूँ। जुबारिया खड़ी हो गई। उनका रुख ऊपर हुनैन के बेडरूम की सिमत था। जुबारिया ने हुनैन के बेडरूम का दरवाज़ा खुलकर जैसे ही बेडरूम में कदम धरा, तेज़ परफ्यूम की खुशबू ने उनका स्वागत किया था, जो जुबारिया के दिमाग पर जाकर लगी थी। इतनी तेज़ खुशबू हुनैन ऐसा ही था, खुद अपने साथ साथ अपने बेडरूम की हर शय को भी खुशबू में नहला देता था। बाजू का तो वो बुरी तरह चिढ़ जाती थी। बेडरूम में कदम रखते ही जुबारिया की नज़र उसके बेडरूम में बिखरे ऊंधे पड़े सामान पर पड़ी थी। कोई भी शय अपने ठिकाने पर मौजूद नहीं थी। वार्डरोब के तीनों पट खुले हुए थे, जिन्हें बंद करने की जहमत भी गवारा नहीं की गई थी। उसमें से हर कपड़ा बाहर निकला हुआ था, कुछ तो वहीं लटक रहे थे और कितने ही बेड पर अपनी तौहीन पर मातम के ना थे। हुनैन को कपड़े खरीदने का क्रेज़ था। हफ्ते में इतनी महंगी महंगी शर्ट्स, टी शर्ट, जीन्स वगैरह लाता था और लाकर सिर्फ एक दफ़ा पहनकर यूं ही वार्डरोब में किसी कबाड़ की तरह डाल दिया करता था। कि यही कुछ हाल ड्रेसिंग टेबल का था। हनीन को 2 ही चीज़ों से शदीद किस्म का इश्क था, एक कपड़ों का, दूसरा परफ्यूम्स का। दुनिया के हर मुल्क से उसने परफ्यूम्स लाकर जमा किए होते। जो हाल कपड़ों का था वही हाल परफ्यूम्स का था। ड्रेसिंग टेबल पर बेशुमार रखे परफ्यूम का कोई भी कैप नहीं लगा हुआ था। कितने ही कैप और परफ्यूम की शीशियाँ नीचे कारपेट पर पड़ी हुई थी। सोफा सेट पर नजर गई, वहाँ भी साफ सुथरे और मैले कपड़े पड़े हुए थे। एक गीला तौलिया भी सोफे की बैग पर फेंका हुआ था। हनीन की सबसे बुरी आदत यही थी, गीला तौलिया सोफे पर फेंक देता। साल में 3-4 सोफे सेट चेंज करता, बकौल उसके सोफा की गद्दी गीली हो जाती है तो स्मेल आती है, क्योंकि वो रात को सोफे पर देर तक टीवी देखता है था। सोफे के नीचे दाएं बाएं जूते भी यूं ही बेदर्दी से पड़े हुए थे, कुछ उल्टे थे, कुछ शूलेस निकाल के जाने कहाँ फेंके थे। शीशे की टेबल पर चिप्स के, चॉकलेट के, बबल के रैपर्स पड़े हुए थे। ये उसकी आदत थी कि टीवी देखते हुए लास्ट में कुछ ना कुछ उसे खाने को चाहिए होता था, जिससे जुबारिया शदीद तंग थी। नीचे अगर टीवी देखता तो जुबारिया के नाक पर दम कर दिया करता था। कभी नूडल्स चाहिए, मैक्रोनी चाहिए, कुछ मीठा चाहिए, बहरहाल कुछ ना कुछ तो ज़रूर चाहिए। बिल्कुल घन चक्कर बना दिया करता था वो जुबारिया को। यही वजह थी कि सुलझोक ने उसके बेडरूम में एक फ्रिज रखवा दिया था, जिसपे फ्रूट से लेकर ड्राई फ्रूट्स, चिप्स, चॉकलेट, बबल, कोल्ड ड्रिंक, खाने पीने की हर शय रखी गई थी जो उसे मतलूब थी। हत्ता कि हर हफ्ते पिज़्ज़ा डिलीवरी अलग आती थी। उसके लिए हनन को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ बीबी जान और सुलझोक का था। जब नजर बेड पर पड़ी तब तो सर पीट लेने की ख्वाहिश जागी।
बेडरूम की हर शय तो बेतरतीब पड़ी ही थी। खुद भी बेढंगेपन से बेड पर पड़ा हुआ था। पूरा ब्लैंकेट नीचे पड़ा हुआ था। कारपेट पर स्वाए एक जरा से कोने के जो उसके अपने हाथ के नीचे दबा हुआ था। एक तकिया चेहरे के ऊपर, दूसरा टांगों में फंसाया हुआ था, बल्कि उसके पूरे वजूद को उसी के कपड़ों ने छुपाया हुआ था। जुबारिया जबरदस्त गुस्से में आ गई थी। उफ मेरे खुदाया हुनैन! जुबारिया ने अपना सर पीट लिया था और गुस्से से आगे बढ़ी। हुनैन उठो हुनैन! जुबारिया उसके ऊपर से सारे कपड़े हटाने लगी थी और उसका कंधा पूरी जान से झंझोड़ कर रख दिया था। हुनैन मैं कहती हूँ उठो उठो। क्या हुआ मामा? सोने देना। वो भी टीटो का सरदार था। दूसरी कपड़ लेकर ब्लैंकेट खींचकर खुद पर जैसे तैसा डाला, फिर सो गया था। जुबारिया की तो मजीद जान से लगे रह गई थी। हुनैन शराफती सी में है कि उठ जाओ वरना बहुत मार खाओगे। जुबारिया ने पूरा ब्लैंकेट उसके ऊपर से खींचा और एक साइड पर पटका था। नींद की गहरी नींद में खलल हो गया था। क्या हुआ मामा? सच्ची बहुत सख्त नींद आ रही है, बाद में बात कर लीजिएगा ना। हुनैन ने मुदी मुदी आंखों से जुबारिया को देखा था, जो शदीद मुश्तिल हो रही थी। मामा सुबह 5 बजे आया हूँ, सोने देना। वो आजी से इल्तिजा कर रहा था। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानती हूँ। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर नहीं उठे तो मैं तुम्हारे डैडी को बुला रही हूँ, वही तुम्हारी नींद को खैरबाद कहेंगे। जुबारिया की यह आखिरी धमकी होती थी हुनैन को सीधा करने के लिए, मगर वो वाकई इस वक्त शदीद नींद के जेर असर था, जो टस से मसना हुआ था। जुबारिया को नरम ममता ही तो कह रही थी कि उसे नहीं उठाए, सोने दे, मगर बीवी जान के बुलावे और समद आफरीदी के इश्ताल ने ऐसा करने ना दिया। ऑल राइट, मत मत उठो, मैं जा रही हूँ, तुम्हारी डैडी को बुला के यहीं लाती हूँ। बहुत सता लिया तुमने मुझे, अब वही आकर तुम्हें सुधारेंगे। जुबारिया उससे 2 कदम पीछे हटते हुए, जुबारिया की यह धमकी कारगर साबित हुई थी। ओ नो मामा, प्लीज प्लीज, सॉरी। हुनैन ने तेजी से उठकर जुबारिया का हाथ थामा और उन्हें बेड पर बिठा के नहायत लाडसन के कंधे पर बाजू का घेरा करके वही अपना सर धर दिया था। चलो हटो यहाँ से, मुझे बटर पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है। जुबारिया ने आधे सोए जाके हुनैन का हाथ अपने कंधे से हटाना चाहा, मगर वो भी ढीठ बना रहा। हूँ सॉरी। उससे जुबारिया के बालों पर बोसा लिया और फिर से पहली वाली पोजीशन में आ गया। जुबारिया उसकी हरकत से नम पड़ने लगी। तुम बाज नहीं आओगे ना अपनी हरकतों से? जुबारिया ने हल्के से उसके हाथ पर चपत लगाई। मैंने क्या किया है? उससे बासूबियत से उस तरह कहा जैसे वाकई उससे कुछ ना किया। जुबारिया सही बार हो गई, गुस्सा हो गई और एक झटके से उसे खुद से पीछे किया और उसका कान पकड़ लिया था। ये सब क्या किया है तुमने? ऊपर से मुझे मासूमियत दिखा रहे हो। जुबारी का इशारा उसके हद जब पहले बेडरूम की सिमत हनीन मुस्कुरा दिया तो जुबारिया ने उसकी मुस्कुराहट पर नाराजी से उसका कान छोड़ दिया था। वो मामा एक्चुअली रात मेरे फ्रेंड से मुझे पार्टी पर इनवाइट किया था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या पहनूं। वो सर खुजाता सादगी से बोला, इसका मतलब है पूरा कमरा उलट पलट कर दिया जाए? जुबारिया की जान जल के रह गई। ओफ मेरे खुदाया हनीन, तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारे बेडरूम की कोई भी एक भी शय अपनी जगह पर नहीं है। परेशान करके रख दिया है तुमने मुझे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस फैले बिखरे बेडरूम की वजह से। मुलाजिम यहाँ टिकते नहीं और अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कहाँ से समेटना शुरू करूँ। सॉरी मामा। वो उठकर उसके उनके कदमों में जाकर बैठ गया और प्यार से उनकी गोद में सर रख दिया था। वो ऐसा ही था, जुबारिया को खुद से नाराज़ नहीं होने देता था। और फिर जुबारिया भी कहाँ उससे नाराज़ रह सकती थी। वो अच्छी तरह जानता था रूठना मनाना तो चलता ही रहता है। दिन में कोई 10 बार वो जुबारिया को मनाता था और जुबारिया मसनूई नाराज़ होकर ये समझती थी कि वो अब सुधर जाएगा, मगर उसने तो जैसे ना सुधरने की कसम खाई हुई थी। जुबारिया के 2 ही तो बेटे थे, उनकी कुल कायनात, उनके जिगर गोशे, उनकी आंखों की ठंडक। जुबारिया की पूरी दुनिया ही अपने दोनों बेटों के गिर्द घूमती थी, मगर दोनों बेटों के मिजाज में हरकतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सुलझोक जितना ठंडा मिजाज, सुलझा हुआ, फर्माबरदार, सादतमंद बेटा था, हुनैन उतना ही गर्म मिजाज, शोखो चंचल, आशिक मिजाज लड़का था। हर रोज़ नई लड़की से दोस्ती करना, फिर पैकअप कर देना उसका पसंदीदा मशगला था। लड़कियों को महंगे महंगे कीमती गिफ्ट देना, उन्हें क्लब ले जाना, यही उसका शौक था, जिससे समद आफरीदी को शदीद चिढ़ थी। इसलिए हुनैन कम ही समद आफरीदी के सामने आता था। सुलझोक से पूरे 7 साल छोटे होने की वजह से खूब लाभ भी उठाता और फ़ायदा भी। तालीम अलग दूरी छोड़ के बैठा था। बकौल उसके बीकॉम कर लिया, दुनिया पता कर ली। समद आफरीदी तो उसे बाहर भिजवाने के चक्कर में थे कि वहाँ तालीम हासिल कर ले, मगर मॉरल सपोर्ट का काम बीवी जान जो करती थी। वो उनकी पनाह में छुपकर सिर्फ अपनी बनवाता था। सुलझोक भी कम नहीं था। हुनैन उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाता था और जो हुनैन कह दे वो वही कहता था। समद आफरीदी के आगे सुलझोक आफरीदी उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता था। डैडी, हुनैन अभी छोटा है, जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ही अकल आ जाएगी। खूब फरमाया साहबजादे सुलझोक आफरीदी तुमने, बल्कि यूँ कही कि जब हाथ में लाठी आ जाएगी तब तब जो अकल आती हो भी होगी वो भी रुखसत हो जाएगी। समद आफरीदी ने नहायत तब कर सुलझोक आफरीदी को जवाब देते थे, और जिसके लिए ये बहस होती वो पीछे खड़ा अपनी जीत की खुशी में जश्न मनाने बाहर निकल जाता। मामा मामा उसे जब देखा कि जुबारी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, वो बिल्कुल खामोश हो गई हैं, तो उसने हाथ बढ़ाकर उनका रुख अपने से मत मोड़ा था। नाराज़ हो गई? अच्छा ठीक है, आज के बाद आपको मेरा बेडरूम ऐसा फैला हुआ नहीं मिलेगा। हुनैन, ये बात तुम मुझसे 1000 बार बोल चुकी हो। वो बेजारी से बोली थी।
अच्छा चलो इसमें एक नंबर और काउंट कर ले। वो मुंह नीचे करके किए शरीर अंदाज में मुस्कुराने लगा था। बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और सुधरना नहीं कभी भी। एक हल्की सी चपत उसके सर पर मारी थी। ओके मामा, आपकी ख्वाहिश का एहतराम करूंगा। सेठिटाई से मुस्कुराते हुए जुबारिया का हाथ थाम लिया था और उसकी पुष्ट पर अकीदत से बोसा लिया था। ठीक ख्याल है, तो सुलझोग को वैसे भी वो 1-2 दिन में आ रहे हैं। तुम्हारा बस एक ही हल निकलता है कि सुलझोग के हमरा तुम्हें समझ साहब के साथ ज़बरदस्ती ऑफिस भेजा जाए। सर सुलझोग भैया आ रहे हैं, मगर कब? इतने तेज़ है, मेरी रात ही उससे बात हुई, उन्होंने मुझे बताया नहीं अपनी आमद का। खैर मैं भी बख्शने वाला नहीं हूँ। इस बारिया की बात पर ऑफिस वाली बात गोल के उसे सुलझोग अफरीदी की आमद पर गौर किया था और ये खुशी ही ऐसी थी जो उसके चेहरे पर खुशी के वाज़े रंग खिले हुए थे। हनैन बहुत चालाक हो, मैं सब जानती। सुलझोग के आने की खुशी से ज़्यादा तुम्हें उससे जो आज़ादी की खबर मिलती है उसकी ज़्यादा खुशी है। जुबारिया ने बगौर उसके चेहरे पर खिलते रंगों को देखा था। और मामा, आप कितनी समझदार है ना, मगर ये वाकई सच है कि सुलझोग भैया की आने की खुशी बहुत है और आज उसी खुशी में माँ बदौलत अपना फैला बिखरा बेडरूम खुद ही साफ करेंगे। वो तेजी से खड़ा हुआ अपने बेड से सब कीमती सूट उठा के उसका गोला बना के वार्डरोब की तरफ आया और बड़ा सा गोला अलमारी के खाने में ठोंस दिया और बाकी जो कपड़े नीचे लटक रहे थे वो भी सब उठा के जबरदस्ती दूसरे खाने में ठोंस दिए थे। अब बारी थी दरवाज़ा बंद करने की, जो कि उसी तरह ढीठ बना हुआ था, ना बंद होने की कसम खा के बैठा हुआ था। उसकी ये कार्रवाई जुबारिया पलट कर देख रही थी और गर्दन नफी में इधर उधर हिलाती खड़ी होगी। यूनान की ज़बरदस्ती वाली हरकत पर जो वो अपने कपड़ों पर कर रहा था, होले से मुस्कुरा दी। हटो यहाँ, मैं खुद कर लूंगी। उसे तो चाहिए ही इशारा था, फौरन एक साइड पर हो गया। कभी कभी तो सोचती हूँ अल्लाह मुझे तुम्हारी जगह एक बेटी ही दे देता, कम अज कम वो तुम्हारी तरह फूहड़ और बदसलीका तो नहीं होती। मामा, आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है अगर आप चाहें तो, पुरस्कार मुस्कुराहट वाले अंदाज में कहा था। वो कैसे? सुलझोग भैया की शादी कर देते हैं। आइडिया बुरा नहीं है, इस बारे में सोचा जा सकता है। और फिर मेरा सुलझोग नहायत फर्माबरदार सादतमंद बेटा है। उन्हें हर माँ बाप अपनी बेटियां देने को तैयार होंगे। निहायत फख्र से जुबारिया ने सुलझोग अफरीदी की तारीफ की थी। फिर अपने ख्याल पर अमल पैरा कब हो रही हैं आप? इंशाल्लाह बहुत जल्द मामा। अगर आप कहें तो मेरी नज़र में बहुत सारी लड़कियां हैं, कहें तो दिखाऊं? ये देखो। जुबारिया ने अपने दोनों हाथ उसके आगे जोड़ दिए थे। कोई यूं जोड़ता है, मैं पूरी कोहनियों तक जोड़ती हूँ। खुदाया तुम मुझे कोई लड़की मत दिखाना। मुझे अपने सुलझोग के लिए एक सुलझी प्यारी सी लड़की चाहिए, जो उस घर में आकर हर तरफ चांदनी चांदनी बिखेर दे, जो एक बेटी की कमी पूरी कर दे, ना कि चलता फिरता इश्तेहार या मॉडल। और खबरदार, जो तुमने मुझे सुलझोग के लिए कोई लड़की दिखाई हो तो मैं सुलझोग के लिए लड़की पसंद कर चुकी हूँ और बहुत जल्द उसे अपने सुलझोग की दुल्हन बनाकर यहाँ इस घर में ले आऊंगी। सच मामा? आपने लड़की देख ली है? मुझे भी देखने अपनी होने वाली भाभी जान को। उसने आकर जुबारिया के गले में दोनों हाथ डाल दिए। अरे वो है ना तुम्हारी डैडी की बिजनेस पार्टनर फ़हीम अहमद, उनकी बेटी हिरा। मुझे वो जरमील की शादी में बहुत पसंद आई थी। उनकी आंखों के गिर्द हिरा का प्यारा सा चेहरा घूम गया था। क्या? हुनैन ने अपने बाजू जुबारिया के गले में से निकाली थी। वो नक चढ़ी। हुनैन को भी हिरा याद आ गई। जमील की शादी पर एक सरसरी सी मुलाकात हुई थी। बात कुछ भी नहीं थी। वो मोबाइल पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था कि चलते चलते हीरा से टक्कर हो गई। हीरा ने खासा बुरा मनाया था, बल्कि उसे अच्छी तरह झाड़ भी पिलाई थी। हालांकि उसे सॉरी भी किया था, मगर हीरा ने उसके सॉरी को अहमियत ही नहीं दी थी और अच्छी खासी सुनाती वहां से चली गई थी। फिर उससे तहैया कर लिया कि आज के बाद उस घर में कदम भी नहीं रखेगा। हुनैन बुरी बात है। जुबारिया को अच्छा नहीं लगा था। जुबारिया बाहर से बीबी जान की आवाज़ ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर ही आ गए थे। हुनैन के बेडरूम की ये बिगड़ी अबतर हालत देख कर अंगश्ते बदंदा होकर रह गई थी। खुदा न खासा यहाँ कौन सा तूफान आदि आकर गुजरा है जो सब कुछ उल्टा के चला गया। गुड मॉर्निंग दादो। हुनैन जुबारिया को छोड़कर बीबी जान के गले का हार बना हुआ था। मेरा बच्चा, मेरा चांद, जीता रहे, खुश रहे। बीबी जान ने पचकारते हुए उसके लाड उठाए थे। जुबारिया ने मुस्कुराते हुए दादी पोते का प्यार देखा था। सारे कपड़े जो हुनैन ने जबरदस्ती घुसेड़े थे वार्डरोब में सब निकाले बेड पर रखकर तह बनाने लगी। हुनैन बीबी जान को संभाले अपने बेड तक लाया और जो कपड़े वगैरह पड़े थे सबको साइड पे किया, उनके लिए जगह बनाई, उनको बिठा के खुद उनके कदमों में बैठ गया था। ये बताओ, रात की पार्टी कैसी रही? मजा आया मेरे जिगर गोशे को? बीबी जान ने उसके उलझे बिखरे बालों में हाथ फेरा था। सच दादू, इतना मजा आया, क्या बताऊं। हमारे सब फ्रेंड्स इकट्ठे थे और इस नाइट पार्टी को यादगार बना दिया। और फिर वो जो नॉन स्टॉप शुरू हुआ और फिर जब तक पूरी राम कहानी खत्म ना होगी चुप ना हुआ, तो वो एक एक बात तफसील से बताता था। और हैरत की बात थी कि उसकी इन बेवकूफ़ की बातों से बीबी जान कतई बोर नहीं होती थी। वो था ही ऐसा अपने दिन भर की रूटीन, पार्टी, फंक्शन वगैरह को कि हर बात बीबी जान से ही डिस्कस करता था, जिसे वो ज़ौक़ शौक से सुनती थी। अपना हर ज़रूरी काम छोड़ के, ख्वाह वो कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो, हुनैन से ज़्यादा अहम नहीं होता था। बीबी जान बहुत खुश होती थी इससे। इसमें उन्हें अपनी बेटी शहला अफरीदी की झलक दिखाई देती थी। उसके पास उन्हें शहला की खुशबू आती थी। वो भी तो ऐसी थी, हद दर्जा बातूनी और शरारती। घंटों बीबी जान से इधर उधर की बातों में टाइम पास कर देती थी। बाज़ का तो वो खुद भी चिढ़ जाती थी। अरे लड़की, कितना बोलती हो। मैं तो ये सोचती हूँ कि नींद में कैसे चुप रह लेती और फिर कुलकारियाँ भरने लगती। खूब हंसती, खुश रहती, नहायत चंचल थी शहला अफरीदी। मगर उसके जाने के बाद उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। वो उनकी इकलौती बेटी थी। दो बेटों के बाद पैदा होने के बाद बहुत साल बाद पैदा हुई थी। एक तो उनकी तो ज़िंदगी ही उजड़ गई थी। अंदर जैसे सब खाली हो गया था। उनके अंदर जो कमी, जो खला आ गया था, वो तो जैसे शायद ज़िंदगी भर नहीं भर सकता था। मगर हुनैन का
जो शहला का ही पर तो था, उसने आकर उनकी ज़िंदगी के खला को थोड़ा सहारा ज़रूर दिया था, इसलिए तो वो हुनैन की हर जायज़ नाजायज़ बात पर लब्बैक कहती थी। बीबी जान अब ज़रा हुनैन की ख्वाहिश भी सुन ले, जिसका इजहार उसने भी मुझसे किया है। वो ये कि सुलझो के लिए ये हमें लड़कियां दिखाएगा। ज़ुबारिया कपड़े तय करते हुए बड़ी चाहत से अपने बातूनी बेटे को तकने लगी थी। बीबी जान ने मस्तूरी अंदाज में हुनैन को अपने चश्मे के पीछे से घूरा था। हुनैन ने फखरी अंदाज में इस तरह बीबी जान को देखा जैसे नहायत अच्छा मशवरा दिया हो। क्यों दादो, मैंने अच्छी बात कही ना? बहुत अच्छी बात कही बेटा जी, सुलझो की तो बचत ही बचत होगी पैसों की। अरे वो कैसे दादो? जाहिर सी बात है, तुम्हारी दिखाई गई लड़कियां जिसम पर कपड़ा इतना ही पहनती हैं, कम वक्त मारी जितना ज़रूरत समझती हैं। उन्होंने गहरा तंज करते हुए हनीन की बलौरी आंखों में देखा। ज़ुबारिया तो सर झुकाए होले से मुस्कुरा दी थी, जबकि हुनैन बुरी तरह जीभ के रह गया था। बीबी जान आप भी ना, वो समझ गया था कुछ दिन पहले उसकी उसकी नई गर्लफ्रेंड समिया जैदी आई थी उसके घर वाले से क्लब ले जाने के लिए। उसके घर उसे क्लब ले जाने के लिए बदकिस्मती से उसकी मुलाकात बीबी जान से सबसे पहले हो गई। समिया जैदी का लिबास इस कदर उड़िया और खुला था कि बीबी जान ने तो इस्तगफार पढ़कर कान ही पकड़ लिए थे, बल्कि उन्होंने तो अपने तख्त पर बड़ी सी सिंधी चादर उठाई और आगे बढ़कर उसके ऊपर उड़ा दी। बेटा, तुम माशाल्लाह से मुसलमान लड़की हो, मुसलमान घराने में पैदा हुई हो, मगर ये तुम आजकल की नई नस्ल ने खूब किया है। मगरबी गोरों का कपड़ा पहन के समझती हो बहुत अच्छी लग रही है, मगर असल में मुसलमान होने पर बट्टा लगा रही हो। ओह, फिर तो मत पूछे। समय जैदी के सर से लगी पैर पर बुझी थी। उसके दिमाग का पारा सवा नेज़े पर चला गया था। बड़ी मुश्किल से उन्हें कुछ कहने से रोक पाई थी, वो भी सिर्फ हुनैन आफरीदी की वजह से। माई फुट, समिया जैदी पैर पटकती भिन्नाती हुई चादर वही झटके से फेंकती वहां से निकलती चली गई। उसके बाद हुनैन आफरीदी ने जितनी मुश्किलों से उसे मनाया था, उसका दिल ही जानता था। अब बताओ ज़रा, मैंने क्या किया? जब तुमने इतना बेहुदा लिबास पहना, वो भी मेरे घर मेरे सामने आओगी? भई मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। बीबी जान जानती थी हैं बीबी जान जानती हैं वो जो समिया सैदी ने टाइट सा टॉप पहना था वो कितने का था? बीबी जान को समिया सैदी का बेहुदा लिबास कुछ हज़म नहीं हो रहा था। अरे मैं क्या जानूँ, इतना छोटा सा 3 साल की बच्ची का सूट पहना हुआ था। होगा कोई 1,000 तक का। उन्होंने नागवारी से कहा। व्हाट? हनीन की तो आंखें फटी की फटी रह गई। बीबी जान क्या कह रही हैं आप? एक तो वो 3 साल की बच्ची का सूट नहीं और ऊपर से 1,000 का भी नहीं। वो बुरा मानते हुए बोला। उसके यूँ बुरा मनाए जाने पर जुबारिया ने नोट किया, फिर कहा था, अच्छा तो फिर तुम ही बता दो वो छोटा सा सूट कितने का है मेरे लाल? बीबी जान, मुझे समय जदी ने टाइट्स पहना था सिर्फ वही 30,000 का, 3,000 का, और उसका टॉप 5,000 का था। बीबी जान ने हैरानी से मुंह पर उंगली रखी थी। ए लड़के, तू पागल तो नहीं हो गया क्या? वो जो कमीज पहनी थी उस बावली ने, वो छोटी सी कमीज 5,000 की भला कैसे हो सकती है? टॉप बीबी जान, उसे टॉप कहते हैं। अरे टॉप हो या शॉप, मुझे तो लगा कि अपनी किसी भतीजी भांजी की कमीज पहन ली हो गलती से। तौबा है बीबी जान, आपने तो रीढ़ लगा दी उस सूट की। आप जानती हैं कुछ हाई सोसाइटी में कितना आइन है ये फैशन? बीबी जान का समिया ज्यादा के ड्रेस पर इस तरह तबसरा करना हनन को जिसबुस कर गया था। अरे आग लगे ऐसे फैशन को जो अपने जिस्म की इस तरह खुलेआम नुमाइश कराए। हनीन, जुबारी ने अपना काम छोड़कर हनीन को देखा। जी मामा जानी, एक बात तो बताओ, तुम जो इतनी हिमायत कर रहे हो सबिया जदी के सूट की, तुम्हें कैसे पता वो सूट इतना महंगा है? बैठ के सारे कपड़े वो तय कर चुकी थी, अब उन्हें उसके वार्डरोब में रखने लगी थी। वो इसलिए मामा जानी क्योंकि समिया जैदी को वो टाइट्स और टॉप मैंने ही गिफ्ट किया था। बिल्कुल बेधड़क ही हनीन आफरीदी के जुबान से सच फिसल गया था। जुबारी ने वार्डरोब बंद करते और उसको घूर के रह गई। देख ले बीबी जान इसके करतूत, हद होती है बेशर्मी की भी। बीबी जान ने भी उसे हैरान होकर देखा था। हनीन ने मुंह नीचे किए सर खुजाना शुरू कर दिया। वो बीबी जान एक्चुअली उससे बीबी जान की खामोशी को नोट किया तो जल्दी से उनके दोनों घुटने पकड़ लिए थे। अरे परे हटो, लाहौल वाला कुआ था, कोई और गिफ्ट नहीं मिला था उसे देने को? बीबी जान ने उसकी तरफ से रुख ही फेर लिया, जबकि जुबारिया फिर से अपने काम में लग गई थी। हुनैन ने पहले जुबारिया को देखा, फिर बीबी जान को। बीबी जान, उसकी बर्थडे थी ना? उसने बीबी जान का रुख अपने सिमत मोड़ा। अरे तो बर्थडे पर तुमने उसे 3 साल की बच्ची का सूट गिफ्ट कर दिया। ये बात अगर समझ साहब को पता चल जाए ना, तो अब के वो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। और मैं सोच रही हूँ तुम्हारी ये हरकत तो उनके कानों तक ज़रूर पहुँचनी ही चाहिए। हद है, हर हफ्ते एक नई लड़की से दोस्ती। चलो ठीक है, अब इतना आगे बढ़ गया, इतना बेहुदा लिबास भी गिफ्ट करने लगे। वो सख्त नाराज़ होने लगी थी और नाराज़ी में ही सारे रैपर्स उठाने लगी थी। सॉरी मामा जानी एंड बीबी जान, वो सादगी से बोला था। दोनों समझी वो आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करेगा, मगर अगला जुमला बीबी जान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया, जबकि जुबारे की पूरी जान ही जल के रह गई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर किसी भी लड़की को अगर टॉप या टाइट से गिफ्ट की तो आप लोगों से पोशीदा ही रखूंगा। वो शरारती अंदाज में नीचे चेहरा झुकाए मुस्कुरा दिया था। जिंदगी भर सुधरना नहीं। जुबारिया ने मुलामती नजरों से उसे देखा और फिर वहां रुकी नहीं थी, कमरे से ही निकलती चली गई। ओहो मामा जानी तो नाराज हो गई।
मेरी जान तुम्हारे काम भी तो ऐसे हैं, उटपटांग हैं। बीबी जान ने जानेसार नज़रों से उसको देखा था। वो अपनी बीवी जान का चहेता था। उसे देखकर अगर शहला अफरीदी की कमी पूरी होती थी, उसे शहला अफरीदी की खुशबू आती थी, तो उन्हें अपना पोता भी याद आता था। उनके वलीद का इकलौता बेटा हनी, जिसकी आंखें और हनीन की आंखें बिल्कुल एक जैसी बलौरी थी। हनी ने बगौर बीबी जान को देखा, जो कुछ सोच रही थी। बीबी जान कहाँ खो गई आप? उसने बीबी जान के आगे हाथ लहराए। कहीं नहीं। उन्होंने एक साथ सांस खींची और शफकत और मोहब्बत से हरीना अफरीदी के सर पर हाथ फेरा, जिस पर वो धीरे से मुस्कुरा दिया था, और उनका वही हाथ थामकर अपने लबों से लगा लिया। आई लव यू ग्रैंड माँ, बीबी जान हौले से मुस्कुरा दी। अच्छा ये बताइए कि इतनी सुबह आप मेरे बेडरूम में क्यों आई? कोई काम था तो मुझे हुक्म दे दिया होता। वो अच्छी तरह जानता था कि बीबी जान कभी इस तरह उसके बेडरूम में नहीं आती, वजह उसका इस कदर फैला बेडरूम। मगर जब बहुत ज़रूरी काम होता तो वो चलकर उसके बेडरूम में आ जाती। हालांकि वो इतनी बार मना कर चुका था कि आप मत आया करें, मुझे बुला लिया करें, मगर वो कहती थी मेरा ज़ाती काम है, इसलिए खुद चल कर आती हूँ। बीबी जान आप ये कहकर सच मुझे बहुत हर्ट करती हैं। मगर बीबी जान उसकी रोशन पेशानी पे बोसा लेकर उससे अपना काम बता देती, और फिर चाहे अनीना अफरीदी को कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना हो, किसी से मिलना हो, सब कैंसिल करके बीबी जान का काम पहले करता था। उस वक्त भी उन्हें कोई ज़रूरी काम था। जी कहिए क्या काम है आपको? वो संजीदा होता हुआ बीबी जान के कदमों से उठकर उनके बराबर में आ बैठा था। तुम्हें मेरे काम से कोयटा जाना है? कोयटा? मगर क्यों बीबी जान? अनीना अफरीदी ने अपनी ब्लोरी आंखों में हैरानी समोई थी। वहाँ मेरी खालाजाद बहन रहती है, उसका फ़ोन आया था, वो बहुत परेशान लग रही थी। तुम जाकर उसे यहाँ कराची लेकर आ जाओ। बीबी जान के चेहरे पर परेशानी के वाज़ेह आसार थे। बीबी जान उन्होंने बताया नहीं कि उन्हें क्या परेशानी है? हुनैन आफरीदी ने बगौर नोट की थी उनकी परेशानी। नहीं बेटा, उसने नहीं बताया, मगर मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो मेरे सामने होगी तो अपना दिल खोल के मेरे सामने रख देगी, मगर फ़ोन पर कोई बात नहीं बताएगी। तुम बस उसे मेरे पास ले आओ, और मुझे और उसे दोनों को सुकून मिल जाएगा। बीबी जान के चेहरे पर अपनी फ्रेंड के लिए कर्ब की लकीरें उभरने लगी थी। उनका दुख हुनैन आफरीदी के दुख और उसकी खुशी फ़ौरन जाने की हामी भर ली थी। बीबी जान आप बेफ़िक्र रहिए, मैं आपका बेफ़िक्र हैं, आपका काम हो जाएगा। जीता रहे, लंबी और सेहतयाब उम्र पाओ। उन्होंने उसका शाना पकड़ा। आप जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी निकलना है। अभी? बीबी जान के अभी पर उसने अबरू उचकाई थी। हाँ चंदा, अभी और इसी वक्त निकलना है। उन्होंने उसके गाल को सहलाया था। बीबी जान कल चलिएगा ना? आज लंच उसने समिया जैदी के साथ करने का वादा किया था। इतनी मुश्किल से मानी थी वो। अगर आज लंच पर ना मिला तो फिर नाराज़ हो जाती। नहीं, जाना तो आज ही है और कल वापसी होगी तुम्हारी। अच्छा, वो सोच में पड़ गया। समिया जैदी की गई कमिटमेंट के बारे में सोचने लगा, आखिर क्या बहाना बनाया जाए कि वो खफा ना हो। हुनैन, बीबी जान ने शकी नज़र से उसका पुरसोच चेहरा देखा था। जी बीबी जान। हुनैन अफरीदी ने नहायत चौंक कर बीबी जान को देखा था। जाने बीबी जान, आज किसी को लंच या डिनर पर इनवाइट किया है? सम्या जैदी को? तो एक काम करो, तुम फ्रेश होकर नीचे और नाश्ता करो, कोयटा के लिए निकलो। आज सम्या जैदी के साथ लंच मैं करूंगी। नो बीबी जान, उससे तो कान पकड़ लिए। क्यों आप मेरे अफेयर के पीछे लग गई हैं? सच इतनी मुश्किल से पटाया है, कुछ दिन तो सुकून से एंजॉय करने दे। ढिठाई से हंसते हुए गुलफिशानी करने लगा था। ढिठाई और बेशर्मी की सारी हदें तोड़ दी हैं। बेहयाई से मेरे ही सामने जो मुंह में आ रहा है बके चले जा रहे हो। बीबी जान ने 2 हथड़ जोर से लगाए थे हुनैना अफरीदी को। क्या बीबी जान? हुनैना अफरीदी उठकर उनके कदमों में फिर से बैठ गया था और उनके घुटनों पर सर रख दिया था। आप तो मेरी गर्लफ्रेंड हैं, आपसे कैसी शर्म हो यार? परे हटो, जाने क्या और फूल बोले चले जा रहे हो। उन्होंने उसको खुद से दूर करना चाहा था, मगर उसने फिर भी बीबी जान के घुटने नहीं छोड़े थे। एक बात तो बताइए बीबी जान, आपको कभी दादा जान ने अगर आई लव यू बोला होगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तुम्हारे दादाजान नहायत ही सख्त गिर और उसूल परस्त इंसान थे। उन्हें प्यार की जबान नहीं आती थी। इसका मतलब कुछ निकालने की जरूरत नहीं। बहुत बातें बिगाड़ ली। अब उठो, फौरन नीचे तैयार होकर आ जाओ। बीबी जान घड़ी खड़ी हो गई थी। अब मैं नीचे जा रही हूँ। ज़बारिया तुमसे सख्त नाराज़ हो गई है, उसे मना लेना। और हुनैन, थोड़े से तो सुगड़पन का मुजाहरा कर लिया करो, अब तो तुम बड़े हो गए हो। इतना क्यों फैलाते हो अपना कमरा? बीबी जान ने एक तायराना नज़र उसके पूरे कमरे में डाली थी। बीबी जान मैं कहाँ फैलाता हूँ, खुद ही फैल जाता है। हनीना अफरीदी भी पक्का ढीठ था। बहुत खूब, जुबारिया की हिम्मत है जो तुम्हारा कमरा समेटती है। खैर जल्दी नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार नीचे कर रही हूँ। बीबी जान फिर रुकी नहीं और कमरे से निकलती चली गई। हुनैन अफरीदी ने एक ठंडी सांस ली और सबसे पहले अपना मोबाइल ढूंढा, जो बड़ी मुश्किल से मिल ही गया था। फिर समिया का नंबर डायल करने लगा। उसे आज का कोई बहाना भी तो बनाना था। मान तो जाएगी, मगर बड़ी मुश्किलों के बाद। यहाँ हम ये पार्ट 6 का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल हम पार्ट 7 पढ़ेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पार्ट 6 में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, क्या समझ में आया। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी दुआओं और इबादतों में मुझे ज़रूर याद करें। कल इंशाल्लाह इसके 7 पार्ट्स के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।